अध्याय 211 डोंग गे को निमंत्रण। नमस्कार भाई डोंग। ली जियानगहो मुस्कुराया और भाई डोंग से हाथ मिलाया। इस समय डोंग गे कुछ परेशान लग रहा था। आखिरकार डोंग गे की नजर में ली जियानगहो एक बड़ा आदमी है। क्या मोबाइल फोन फैक्ट्री शुरू करने वाला व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं होता? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह फोन इतना सस्ता और इतनी उच्च गुणवत्ता वाला है। ये निश्चित रूप से बेस्ट सेलर बनने वाला है। ली जियानगहो काफी उदासीन लग रहा था। आखिरकार उसने ऐसे कई लोगों को देखा था और वह वास्तव में यह नहीं समझ पा रहा था कि इस डोंग गे में ऐसी क्या खास बात थी। मैंने चेन पिंगोन का ध्यान कैसे आकर्षित किया? ली जियानगहो इस समय काफी व्यस्त थे, इसलिए वे केवल कुछ शब्द कहने आए और जल्दी से चले गए। ली जियानगहो के जाने के बाद डोंग गे को आखिरकार पता चला कि क्या हुआ था। ली जियानगहो खुद को एक बड़ा नाम मानता था। हालांकि उसके सामने खड़ा चेन पिंगोन ली जियानगहो का बॉस है। असली छुपा हुआ बड़ा नाम चेन पिंगोन है। ओह प्रिय श्रीमान चेन, मुझे बहुत खेद है, मैंने अभी आपकी उपेक्षा की। डोंग गे का रवैया भी पूरी तरह बदल गया। चेन पिंगोन का सामना करते समय वह सम्मानजनक और विनम्र हो गया। जिन बिजनेस कार्ड्स को वह फेंकने ही वाला था, वे अब सुरक्षित रूप से उसकी कमीज की जेब में, ठीक उसकी छाती पर रखे हुए थे। वो इस बिजनेस कार्ड की मौजूदगी को कभी भी, कहीं भी महसूस कर सकता है। भाई डोंग, मैं आपके साथ औपचारिकता नहीं निभाऊंगा। दरअसल मैं कई कंपनियों का मालिक हूँ। उनमें से एक इंटरनेट कंपनी है जो ई-कॉमर्स का काम करती है। कंपनी की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है और ये लगभग तैयार है। हालांकि कंपनी में अभी भी एक नेतृत्वकर्ता की कमी है। मैं जानता हूँ कि तुम बहुत काबिल हो, डोंग गे। क्या तुम इस कंपनी के सीईओ बनने में रुचि रखोगे? चेन पिंगान ने शांत भाव से कहा। जब ये शब्द डोंग गे के कानों तक पहुंचे, तो उन्हें जैसे कोई झटका लगा और डोंग गे पूरी तरह से बौखला गए। मुझे इस कंपनी का सीईओ बनने दो। मुझे लगता है कि मुझमें ये क्षमता है। डोंग गे ने अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हुए मन ही मन बुदबुदाया। आखिरकार वह अपनी सीमाओं को बहुत अच्छी तरह जानता था। मुझे आपकी क्षमताओं पर पूरा भरोसा है, डोंग गे। नहीं तो मैं आपको आमंत्रित करने यहाँ नहीं आता। तो फिर इस बारे में सोचो और जब तुम अपना मन बना लो तो मुझे बता देना। हालांकि मेरी कंपनी शंघाई में स्थित है, इसलिए अगर आप इस बारे में सोचें, तो आपको शंघाई में ही काम करना होगा। अगर आपको वाकई मेरे मोबाइल फोन बिक्री व्यवसाय की जरूरत है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे अब जाना होगा। अगर कोई बात हुई तो हम फिर बात कर लेंगे। इतना कहकर चेन पिंगोन ने डोंग गे को सिर हिलाकर इशारा किया, फिर मुड़कर चली गई। यहाँ भाई डोंग से अचानक मुलाकात होना बिल्कुल अप्रत्याशित था। चेन पिंगोन डोंग गे की क्षमताओं से भली भांति परिचित थे, इसीलिए उन्होंने निमंत्रण भेजा था। डोंग गे के अलावा चेन पिंगोन को अलीबाबा के जैक मा से भी काफी उम्मीदें हैं। हालांकि कॉमरेड मा का पता अभी तक नहीं चल पाया है। चेन पिंगोन ने कई बार उनकी तलाश की लेकिन सफलता नहीं मिली। इसलिए चेन पिंगोन की ई कॉमर्स कंपनी में वर्तमान में एक कार्यकारी अध्यक्ष का पद नहीं है। अगर हमें वाकई कोई नहीं मिलता है, तो हमें किसी टैलेंट हायरिंग फर्म से किसी को अपने यहाँ लाने के लिए कहना पड़ेगा। हालांकि चेन पिंगोन को अब भी उम्मीद थी कि डोंग गे उनके लिए ई कॉमर्स कंपनी का नियंत्रण संभाल लेंगे। ऐतिहासिक परिणामों को देखते हुए डोंग गे की क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं है। आप किस बात में हिचकिचा रहे हैं? बस हाँ कह दीजिए। डोंग गे अभी सोच में डूबा ही था कि अचानक उसकी प्रेमिका बोल पड़ी। ये सब इतनी अचानक हुआ कि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं।
डोंगे ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ सिर हिलाते हुए कहा। तुम में बिल्कुल भी विवेक नहीं है, डोंग की महिला साथी ने झुंझलाहट से कहा। क्या आप जानते हैं कि वह ली जियानगुओ कौन है? डोंगे की महिला साथी ने फुसफुसाते हुए पूछा। वह ली जियानगुओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसके पिता निदेशक ली हैं और उसके दादा उपमंत्री हैं। ली परिवार का काफी प्रभाव है। ये बड़े बड़े लोग भी असल में दूसरों के लिए ही काम कर रहे हैं। हालांकि मुझे ठीक से नहीं पता कि उनके शेयर किस तरह बंटे हुए हैं, लेकिन पहले बताए गए चेन पिंगोन निश्चित रूप से एक प्रमुख शेयरधारक हैं। और क्या आपने नहीं देखा कि ली जियानगुओ चेन पिंगोन के प्रति कितना सम्मानजनक व्यवहार कर रहा था? ली जियानगुओ का रवैया बहुत ही सम्मानजनक था। तो आखिर यह चेन पिंगोन कौन है? उसकी पृष्ठभूमि और पहचान क्या है? इस बारे में ध्यान से सोचो। इतने महत्वपूर्ण व्यक्ति ने आपको निमंत्रण दिया है, और आप अभी भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि आपको इसे स्वीकार कर लेना चाहिए था या नहीं। आप जितनी जल्दी सहमत होंगे, उतनी ही आपकी ईमानदारी साबित होगी। और आपने खुद ही मुझे पहले बताया था कि ई कॉमर्स ही भविष्य है। आपने खुद ई कॉमर्स करने के बारे में सोचा था। अब जब अवसर आपके सामने है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं? ये सुनकर डोंगे का दिल हिल गया। डोंगे ने धीरे से अपना मुंह खोला और कहा, मैंने अभी चीजों पर ठीक से विचार नहीं किया। या यूं कहें कि मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया। आखिरकार करियर के विकल्प अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। मुख्य समस्या यह है कि मैं इस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता। डोंगे की महिला साथी ने चिढ़कर कहा, जब तक तुम सब कुछ समझोगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तुम्हें इतनी सारी चीजों के बारे में इतना कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस एक बात जानने की जरूरत है। ली जियानगुओ अद्भुत है, लेकिन यह व्यक्ति ली जियानगुओ से भी कहीं अधिक अद्भुत है। हम जैसे लोगों के लिए इतना जानना ही काफी है। डोंगे अपनी महिला साथी की बातों से अप्रभावित रहे। उन्होंने बस सिर हिलाया और कहा, मैं इस बारे में थोड़ा और सोचूंगा। आखिरकार इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। ये डोंगे है। हालांकि वह अभी युवा है और उसकी क्षमताएं अभी अपर्याप्त हैं, फिर भी वह बहुत दृढ़ निश्चयी है और उसके अपने विचार हैं। वह दूसरों से आसानी से प्रभावित नहीं होता। भले ही यह व्यक्ति उसकी अपनी महिला हो, फिर भी इसकी अनुमति नहीं है। डोंगे की महिला साथी ने उसे और समझाने की कोशिश नहीं की। वह जानती थी कि डोंगे किस तरह का व्यक्ति था। हालांकि उसे ये भी विश्वास था कि डोंगे निश्चित रूप से सहमत हो जाएगा। आखिरकार वह इस मामले को लेकर काफी आशावादी थी। ई कॉमर्स भविष्य के रुझानों में से एक है, और चेन पिंगोन की पृष्ठभूमि भी प्रभावशाली है। उसे वाकई समझ नहीं आ रहा था कि डोंगे ने मना क्यों कर दिया। डोंगे भी चेन पिंगोन की स्थिति की जांच करना चाहता था, लेकिन उसकी क्षमताएं सीमित थीं, इसलिए वह ज्यादा जांच नहीं कर सका। हालांकि ली जियानगुओ के मामले की जांच करना कहीं ज्यादा आसान है। स्थिति वैसी ही थी जैसा उसकी प्रेमिका ने बताया था। काफी सोच विचार के बाद भी डोंगे ने चेन पिंगोन को फोन किया। उन्हें उम्मीद थी कि चेन पिंगोन के साथ उनकी एक और अच्छी बातचीत होगी। चेन पिंगान सहमत हो गईं, और दोनों ने अगले दिन साथ में दोपहर का भोजन करने और ठीक से बातचीत करने की व्यवस्था की। चेन पिंगोन ने तुरंत इस मामले को एक तरफ रख दिया और अपनी प्रेमिका लिन वानजुन के साथ समय बिताने पर ध्यान केंद्रित किया। डोंगे सहमत हो या न हो, इससे चेन पिंगोन की योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये निश्चित रूप से अच्छी बात है कि डोंगे सहमत हो गए, क्योंकि इसका मतलब है कि चेन पिंगोन को एक और शक्तिशाली सेनापति मिल गया है। भले ही डोंगे सहमत न हो,
इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेन पिंगोन अब पूंजी के मामले में एक बड़ा नाम है। कई परिस्थितियों में पूंजी के सामने लोगों का कोई महत्व नहीं होता। डोंग गे के बिना भी चेन पिंगोन को ली गे या वांग गे जैसा कोई मिल सकता था। हो सकता है कि उनकी क्षमताएं डोंग गे जितनी अच्छी न हो, लेकिन वे निश्चित रूप से एक कंपनी का प्रबंधन करने में सक्षम हैं। चेन पिंगोन के नेतृत्व में ई कॉमर्स कंपनी निश्चित रूप से गलत रास्ते पर नहीं जाएगी। अध्याय 212 लेई जून से मुलाकात। दूसरे दिन दोपहर में चेन पिंगोन और डोंग गे फिर से मिले और उन्होंने साथ में भोजन किया। लिन वानजुन नहीं आई, उसके स्कूल में क्लास थी। डोंग गे अपनी प्रेमिका को साथ लाए बिना अकेले ही आया था। जब वे मिले तो उन्होंने देखा कि वे दोनों अकेले आए हैं, और वे तुरंत हंसने लगे। एक मौन सहमति का भाव अनायास ही उत्पन्न हो गया, या शायद यह महज एक संयोग था। चलिए खाना खाते हैं और बातें करते हैं। वैसे क्या आप शराब पीते हैं? चेन पिंगोन ने पूछा। कोई बात नहीं, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। आप पी सकते हैं या नहीं, यह आपकी मर्जी है, डोंग गे ने तुरंत जवाब दिया। तो आज दोपहर में हम शराब नहीं पिएंगे। असल में मुझे शराब पीना ज्यादा पसंद नहीं है, चेन पिंगोन ने सिर हिलाते हुए धीरे से कहा। डोंग गे ने तुरंत कहा कि उन्हें शराब पीना पसंद नहीं है, लेकिन असल में डोंग गे थोड़ी मात्रा में शराब पीता है, खासकर दोपहर के भोजन के समय। लेकिन चूंकि चेन पिंगोन ने कहा था कि वह शराब नहीं पिएगा, तो वह भी नहीं पिएगा। एक घूंट न पीने से उसकी जान नहीं जाएगी। डोंग गे से यह पूछने के बाद कि क्या उन्हें खान पान संबंधी कोई प्रतिबंध है, चेन पिंगोन ने तुरंत एक मेज भर के प्याज मंगवा लिए। उन्होंने खाना पीना शुरू किया और धीरे धीरे बातचीत करने लगे। चेन पिंगान कंपनी की स्थिति के बारे में पहले ही बता चुके हैं। उन्होंने कंपनी के भविष्य के लिए अपनी योजनाओं और दृष्टिकोण को भी साझा किया। जब डोंग गे ने चेन पिंगोन को ये कहते सुना कि उसने कंपनी में पहले ही 1 अरब युआन का निवेश कर दिया है, तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। यह जवाब सुनने से पहले डोंग गे वास्तव में सोचता था कि चेन पिंगोन अधिक से अधिक कुछ करोड़ डॉलर ही निवेश करेगा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि वे 1 अरब युआन का निवेश करेंगे। इससे ये भी पता चलता है कि ली किंगशान वास्तव में बहुत धनी और शक्तिशाली हैं, और इस ई कॉमर्स कंपनी के बारे में उनकी राय बहुत अच्छी है। बेशक ये संभव है कि चेन पिंगोन झूठ बोल रहा हो, लेकिन डोंग गे को नहीं लगता कि चेन पिंगोन झूठ बोल रहा है। चेन पिंगोन ने ऐसा नहीं कहा, आखिरकार ये केवल 1 अरब ही तो था। अन्य कंपनियों के पास वास्तव में पैसा खर्च करने के लिए उतने अधिक स्थान नहीं हैं। आखिरकार बाकी सभी तो पारंपरिक इंटरनेट कंपनियां ही हैं, लेकिन ई कॉमर्स कंपनियां अलग होती हैं। चेन पिंगोन की ई कॉमर्स कंपनी के लिए अपनी खुद की योजनाएं हैं। ये सिर्फ एक साधारण ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए इस कंपनी के काफी खर्चे हैं। चेन पिंगोन का परिचय सुनने के बाद डोंग गे उत्साह से भर गया। डोंग गे ने शब्दों को व्यर्थ नहीं किया और सीधे कहा, चूंकि राष्ट्रपति चेन मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हैं, यह मेरे लिए सम्मान की बात है। मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है। तो आज से मैं आपके लिए काम करूंगा, श्रीमान चेन। वाह भाई, एक घूंट। हालांकि हम शराब नहीं पीते, लेकिन पेय पदार्थ पीना भी उतना ही अच्छा है। चेन पिंगोन दिल खोलकर हंसी। डोंग गे की टीम में शामिल होने से चेन पिंगोन को एक और शक्तिशाली जनरल मिल गया है। पेट भर खाने पीने के बाद दोनों निजी कमरे से बाहर निकल गए। तभी अगले निजी कमरे का दरवाजा खुल गया। कुछ लोग निजी कमरे से बाहर भी आए। डोंग गे स्पष्ट रूप से अचंभित रह गए और उन्होंने तुरंत दूसरे पक्ष का अभिवादन किया।
लेई जून, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ मिलोगे। भीड़ में मौजूद लेई जून ने भी मुस्कुराते हुए डोंग गे का अभिवादन किया। भाई डोंग, आज हमारी यहाँ मुलाकात होना एक बड़ा संयोग है। लेई जून ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। चेन पिंगोन स्पष्ट रूप से स्तब्ध रह गई। ये है लेई जून, जिन्हें भविष्य में लेई जॉब्स के नाम से जाना जाएगा। मुझे यहाँ लेई जून से मिलने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये स्पष्ट है कि डोंग गे और लेई जून एक दूसरे को जानते हैं और उनके बीच काफी अच्छे संबंध हैं, क्योंकि वे एक ही समूह के मित्र हैं। लेई जून के आसपास मौजूद कई लोगों ने भी डोंग गे का अभिवादन किया। यह उनका सामाजिक दायरा और नेटवर्क है। चेन पिंगान ने भी पहल करते हुए लेई जून से मिलने और उनसे जान पहचान करने का प्रयास किया। अपनी युवावस्था में लेई जून आकर्षक थे और उनमें एक विशिष्ट विज्ञान और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ के गुण थे। ये जानते हुए कि चेन पिंगोन डोंग गे के साथ थी, लेई जून बहुत विनम्र थी। क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ मौजूद सभी लोग किंगसॉफ्ट से हों? चेन पिंगोन ने ठीक समय पर पूछा। गेम स्वॉर्ड्समैन लव वाकई बहुत बढ़िया बना है। मैंने इसे पूरा खेला है और यह बहुत मजेदार है, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। चेन पिंगोन की यह बात सुनकर सभी लोग खुशी से मुस्कुरा उठे। स्वॉर्ड्समैन लव उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। डोंग गे ने तुरंत चेन पिंगोन की पहचान का खुलासा किया। मुख्य उद्देश्य चेन पिंगोन को दामी मोबाइल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में पेश करना था। कल के लॉन्च इवेंट के बाद डेमेन मोबाइल ने पहले ही अपनी एक अलग पहचान बना ली है। आखिरकार, घरेलू स्तर पर निर्मित मोबाइल फोन की कीमत 1599 युआन होना वास्तव में आश्चर्यजनक है, जिससे विदेशी मोबाइल फोनों का एकाधिकार तुरंत समाप्त हो जाता है। शामी का ये फोन अपने मूल लक्षित दर्शकों से परे भी काफी लोकप्रिय हो चुका है। लेई जून और अन्य लोग भी आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि उनकी मुलाकात डेमी मोबाइल के चेयरमैन से यहाँ होगी। उन्हें इससे भी ज्यादा आश्चर्य इस बात पर हुआ कि चावल से चलने वाली मोबाइल फोन कंपनी का चेयरमैन इतना युवा था। अगर डोंग गे ने परिचय न कराया होता, तो उन्हें इस खबर पर विश्वास ही नहीं होता। इस क्षण डोंग गे ने कुछ गर्व के साथ कहा, अब मैं राष्ट्रपति चेन के लिए भी काम कर रहा हूँ। श्री चेन कई कंपनियों के मालिक हैं, जिनमें से एक ई कॉमर्स कंपनी है। अब से मैं इस ई कॉमर्स कंपनी के संचालन का जिम्मा संभालूंगा। डोंग गे को इस बात पर काफी गर्व था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में खुलकर बात की। उस समय डोंग गे अभी युवा थे, इसलिए उनका व्यक्तित्व कुछ हद तक दिखावटी था। लेकिन ये सामान्य बात है। आखिरकार, हर किसी के जीवन में सफलता के क्षण आते हैं। लेई जून बेहद आश्चर्यचकित और थोड़ा हैरान भी हुआ। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि भाई डोंग अब चेन पिंगोन के लिए काम कर रहे होंगे। इसके अलावा, चेन पिंगोन कई कंपनियों के मालिक हैं और उन्होंने ई कॉमर्स में भी कदम रखना शुरू कर दिया है। आम लोगों को शायद ये भी नहीं पता कि ई कॉमर्स क्या है, और न ही उन्होंने इसके बारे में कभी सुना है। लेकिन उन जैसे लोग निश्चित रूप से जानते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। चीन में फिलहाल कोई भी उपयुक्त ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। चीन में ई कॉमर्स की अवधारणा उभर चुकी है, लेकिन अभी तक कोई सही मायने में वैध ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सामने नहीं आया है। अन्य देशों में ई कॉमर्स कई वर्षों से चल रहा है, इसलिए लेई जून जैसे लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। हालांकि, उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि देश में कुछ लोग पहले से ही ई कॉमर्स में गंभीरता से भाग लेना शुरू कर चुके हैं। जहां तक ई कॉमर्स की व्यावहारिकता का सवाल है, उन्हें इसका पता नहीं है। लेकिन ई कॉमर्स में शामिल होने का साहस, क्षमता और विचार होना ही अपने आप में काफी उल्लेखनीय है।
ये खबर सुनकर लेई जून चेन पिंगॉन के प्रति प्रशंसा से भर गया। वैसे मैंने सुना है कि किंगसॉफ्ट में निवेश की कमी है, क्या ये सही है? चेन पिंगॉन ने संकोच से पूछा। चेन पिंगॉन को याद था कि किंगसॉफ्ट में निवेश की कमी थी, लेकिन उन्हें इसके विशिष्ट विवरणों के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। इस समय किंगसॉफ्ट में निवेश करना बहुत फायदेमंद निवेश नहीं है। भविष्य में प्रतिफल की दर बहुत अधिक नहीं है, लेकिन किंगसॉफ्ट में अभी भी कई प्रतिभाशाली लोग हैं। विशेष रूप से किंगसॉफ्ट के पास सीसन गेम्स नामक एक गेम स्टूडियो है। भविष्य में सीसन गेम्स स्टूडियो कई बेहतरीन गेम बनाएगा। चेन पिंगॉन को भी शीशानजू गेम स्टूडियो को अपने नियंत्रण में लाने की बहुत उम्मीद है। दरअसल इस तरह की कंपनी में सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रतिभा ही होती है। चेन पिंगॉन ने प्रतिभाओं की भर्ती शुरू कर दी है। चेन पिंगॉन की बातें सुनकर लेई जून को खुशी का एक जबरदस्त एहसास हुआ, क्योंकि किंगसॉफ्ट में निवेश की वास्तव में कमी है। क्या ये ठीक वैसा ही नहीं है जैसे नींद आने पर तकिया मिल जाना? अध्याय 213 किंगसॉफ्ट का अधिग्रहण। उस समय लेई जून अपेक्षाकृत युवा थे। चेन पिंगॉन की बात सुनकर वह तुरंत खुशी से झूम उठा और उत्साह से बोला, श्री चेन, आप सही कह रहे हैं, किंगसॉफ्ट को निवेश की जरूरत है। अगर अभी आपके लिए सुविधाजनक हो, तो क्या हम बात करने के लिए कोई जगह ढूंढ सकते हैं? ये तो सुविधाजनक है। हम ये करेंगे, उनसे एक निजी कमरा तैयार करने को कहेंगे ताकि हम चाय पी सकें और बातचीत कर सकें, चेन पिंगॉन ने मुस्कुराते हुए कहा। लेई जून तुरंत सहमत हो गया और फिर उसने अपने आसपास के लोगों को एक निजी कमरा व्यवस्थित करने का निर्देश दिया। उनमें से कुछ लोग वहां खड़े होकर कुछ मिनटों तक चुपचाप बातें करते रहे। डोंगे को पहले ही यह एहसास हो चुका था कि चेन पिंगॉन के मन में निवेश करने का विचार है, इसलिए उसने बातचीत के दौरान एक बार फिर चेन पिंगॉन की पहचान का जिक्र किया। इस बार चेन पिंगॉन के पास ज्यादा पृष्ठभूमि नहीं थी, लेकिन उसकी एक झलक भी लेई जून और अन्य लोगों को आश्चर्यचकित करने के लिए काफी थी। जैसा कि मैंने कहा, अब 1998 चल रहा है। इस युग में चेन पिंगॉन की संपत्ति निश्चित रूप से एक बड़े व्यक्ति के स्तर की थी। ये जानकर कि चेन पिंगॉन एक बड़ा आदमी था और उसके पास बहुत पैसा था, लेई जून और भी उत्साहित हो गया। चेन पिंगॉन के प्रति उनका रवैया भी काफी अधिक मैत्रीपूर्ण हो गया। निजी कमरे को जल्द ही बहाल कर दिया गया। एक बिल्कुल नया निजी कमरा बुक किया गया था और समूह जल्दी से नए कमरे में प्रवेश कर गया। सभी लोग पहले ही खाना खा चुके थे, इसलिए और खाना मंगवाने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने बस चाय और कुछ पेय पदार्थ मंगवाए। चेन पिंगॉन ने सीधे तौर पर यह जानकारी मांगी कि किंगसॉफ्ट को कितने निवेश की आवश्यकता है और वह कितने शेयर हासिल कर सकती है। किंगसॉफ्ट में निवेश करना कोई बुरा सौदा नहीं है, बस दिक्कत यह है कि निवेश पर प्रतिफल उतना अधिक नहीं है। हालांकि अगर चेन पिंगॉन जिनशान से प्रतिभाओं को अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाता है, तो सारा निवेश सार्थक हो जाएगा। विशेष रूप से लेई जून, जिनकी क्षमताओं के बारे में बाद की पीढ़ियों के लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चेन पिंगॉन भी लेई जून को अपने अधीन भर्ती करना चाहता था। लेई जून ने किंगसॉफ्ट की स्थिति का संक्षिप्त विवरण दिया और दोनों पक्षों ने निजी कमरे में प्रारंभिक सहमति पर सहमति बना ली। बेशक, विशिष्ट विवरणों को संभालने के लिए एक पेशेवर टीम की आवश्यकता होती है। उन्होंने व्यापार करने के संबंध में भी कुछ तैयारियां की, लेकिन कुल मिलाकर सामान्य उद्देश्य निर्धारित कर लिया गया है। किंगसॉफ्ट को 30 मिलियन युआन के निवेश की आवश्यकता है और चेन पिंगॉन 55% शेयर प्राप्त करने में सक्षम होंगे, जिससे वह किंगसॉफ्ट के सबसे बड़े शेयरधारक बन जाएंगे।
वित्तीय आंकड़ों और शेयरधारिता की मात्रा के बारे में टीम द्वारा बाद में विस्तार से चर्चा की जा सकती है। हालांकि अनुमानित संख्या में बहुत अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। किंगसॉफ्ट के लिए यह एक जीवन रेखा थी जो कंपनी को फिर से जीवित करने में सक्षम थी। दरअसल इस साल लेनोवो ग्रुप 45 लाख अमेरिकी डॉलर में किंगसॉफ्ट का अधिग्रहण करेगा और उसका सबसे बड़ा शेयरधारक बन जाएगा। अगर चेन पिंगान नहीं आते हैं तो लेनोवो को कार्रवाई करनी होगी। सौभाग्यवश चेन पिंगोन पहले पहुंच गया, अन्यथा चेन पिंगोन के बचने का कोई मौका नहीं होता। आखिरकार चेन पिंगोन की तुलना में लेनोवो कहीं अधिक बड़ी कंपनी है और उसके पास अधिक संसाधन हैं। किंगसॉफ्ट निश्चित रूप से चेन पिंगोन के बजाय लेनोवो से निवेश प्राप्त करना पसंद करेगी। हालांकि लेनोवो द्वारा कोई कदम उठाने से पहले ही चेन पिंगोन ने इस अवसर का लाभ उठा लिया। इसे एक अद्भुत संयोग ही कहा जा सकता है। उस समय चेन पिंगोन को इस बात की जानकारी नहीं थी। आखिरकार चेन पिंगोन सर्वज्ञ या सर्वशक्तिमान नहीं है। ऐसी कई चीजें घटित होती हैं जिनके बारे में चेन पिंगोन को जानकारी नहीं होती। उसे तभी पता चलेगा जब यह कोई बड़ी घटना हो या चेन पिंगोन से संबंधित हो। लेनोवो द्वारा किंगसॉफ्ट में किया गया निवेश जैसी छोटी सी बात इतिहास की लंबी नदी में एक छोटी सी लहर मात्र है, इसलिए ये स्वाभाविक है कि चेन पिंगोन को इसके बारे में पता नहीं था। समूह ने 2 घंटे से अधिक समय तक बातचीत की और दोनों पक्षों को बातचीत से काफी लाभ हुआ। चेन पिंगोन ने अभी तक लेई जून को अपने साथ ले जाने का प्रस्ताव नहीं रखा था, क्योंकि लेई जून उस समय कुछ हद तक अपरिपक्व लग रहा था। ये लेई जून के लिए किंगसॉफ्ट में अपने कौशल को थोड़ा और निखारने का एक अच्छा अवसर है। हालांकि चेन पिंगोन ने लेई जून से निजी तौर पर बात की थी और कहा था कि वो भविष्य में एक बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि लेई जून उनके लिए काम करेंगे और कंपनी का नियंत्रण संभालेंगे। ये सुनकर लेई जून बहुत उत्साहित हुआ, लेकिन उसने तुरंत सहमति नहीं दी। इसके बजाय उन्होंने बहुत ही चतुराई से मना कर दिया। ये बिल्कुल सामान्य है और चेन पिंगोन को इससे कोई आपत्ति नहीं है। समय कम होने और सभी आवश्यक चर्चाएं पूरी होने के बाद दोनों पक्ष अलग अलग रास्तों से होकर अपने अपने घर चले गए। ली जियानगुओ को चेन पिंगोन की हरकतें बिल्कुल समझ नहीं आईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चेन पिंगोन एक सॉफ्टवेयर कंपनी को लेकर इतना आशावादी क्यों था। ली जियानगुओ के विचार में इस तरह की सॉफ्टवेयर कंपनियों की कोई कीमत नहीं है। $30 मिलियन की नकदी वाली ऐसी कंपनी में आप निवेश क्यों नहीं करेंगे? ऐसी कंपनी में निवेश क्यों करें? बेशक ये तो सिर्फ उनका निजी विचार था, वह इसे कभी भी खुलकर नहीं कहेंगे। उसी शाम चेन पिंगोन ने सन हेतांग को फोन किया और उनसे किंगसॉफ्ट से संबंधित मामलों को संभालने के लिए एक और कानूनी टीम भेजने के लिए कहा। इसी समय चेन पिंगोन ने बीजिंग में एक शाखा कार्यालय स्थापित करने की भी योजना बनाई थी। आखिरकार ये राजनीतिक केंद्र है और यहाँ चीजों को संभालने के लिए एक शाखा कार्यालय न होना काफी असुविधाजनक होगा। इस शाखा कार्यालय को और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इसे केवल अपने से ऊपर और नीचे के सभी लोगों के साथ संबंध बनाए रखने और अपना नेटवर्क बनाने की आवश्यकता है, और इतना ही पर्याप्त होगा। चेन पिंगान ने सोंग हेतांग को भी इस बारे में बताया, लेकिन उन्होंने शाखा कंपनी के मामलों को खुद संभालने की योजना बनाई थी। दरअसल इस तरह की चीजें काफी सरल होती हैं। बस किसी हेडहंटिंग कंपनी से संपर्क करें और उन्हें आपके लिए उपयुक्त उम्मीदवार ढूंढने दें। अगर आपके पास पैसा है तो कंपनी शुरू करना बहुत ही आसान काम है। पूंजी की शक्ति क्या है? यही पूंजी की शक्ति है। मी फोन बेहद लोकप्रिय हो गया है।
आज के इस युग में इंटरनेट उतना विकसित नहीं है और सूचना का संचरण भी बहुत तेज नहीं होता है। हालांकि 1599 युआन में मोबाइल फोन खरीद पाना, खासकर चीन में बना हुआ फोन, काफी उल्लेखनीय है। मी फोन लॉन्च होते ही तुरंत बिक गया। बहुत से लोगों ने चावल से बने फोन के बारे में सुना है, लेकिन वे इसे खरीद नहीं सकते। ऐसा नहीं था कि चेन पिंगोन कमी का फायदा उठाकर मार्केटिंग करना चाहता था, बात सिर्फ इतनी थी कि उनकी उत्पादन क्षमता इतनी बड़ी नहीं थी कि वे इतने सारे फोन बना सकें। लेकिन राष्ट्रीय बाजार इतना बड़ा है कि एक बार उत्पादन शुरू हो जाए तो वह तुरंत बिक जाता है। इसे जमा करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। चावल की थीम पर आधारित मोबाइल फोन को लेकर आजकल जबरदस्त खरीदारी का क्रेज छाया हुआ है। कुछ लोगों ने तो चावल से बने फोन को खरीदने के लिए अतिरिक्त पैसे देने की भी पेशकश की। आपको पता होना चाहिए कि आयातित मोबाइल फोन की कीमत पहले 5 या 6 हजार युआन हुआ करती थी, और कीमत गिरने के बाद भी उनकी कीमत अभी भी 2 या 3 हजार युआन ही है। अगर आप थोड़ा बेहतर आयातित मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, तो आपको 3 हजार से अधिक खर्च करने होंगे। आजकल एक औसत व्यक्ति को आयातित मोबाइल फोन खरीदने के लिए आधे साल से अधिक का समय लग सकता है। लेकिन 1599 की कीमत से मोबाइल फोन की कीमतों में सीधा इजाफा होगा। बहुत से लोग पैसे बचाते हैं और एक महीने में चावल के दाने के बराबर का मोबाइल फोन खरीद सकते हैं। कमाए वाले लोग भी 2 या 3 महीनों में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं। यह आम उपभोक्ता के लिए बहुत बढ़िया है। इस समय तक लिन वानजुन अपना फोन बदल चुकी थी। जब वह अपने छात्रावास लौटी, तो वह चावल से बने फोन का इस्तेमाल कर रही थी। लिन वानजुन ने गुलाबी फोन नहीं चुना, इसके बजाय उसने बर्फ जैसे सफेद रंग का चावल के आकार का फोन मांगा। जल्द ही उसके रूममेट्स को पता चला कि लिन वानजुन ने अपना फोन बदल दिया था। लेकिन ये फोन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, हालांकि मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने इसे पहले कहाँ देखा है। वाह, लिन वानजुन के पास चावल का फोन है, एक रूममेट ने अचानक आश्चर्य से कहा। अध्याय 214 मोबाइल फोन का पूर्वादेश देना। लिन वानजुन, क्या ये चावल का फोन है? मेरे एक रूममेट ने आश्चर्य से पूछा। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि लिन वानजुन पहले से ही चावल की थीम वाला मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रही होगी। चावल से बना यह फोन आजकल काफी लोकप्रिय है। उसने सड़क पर इसका विज्ञापन देखा था। उसने इससे पहले कभी मोबाइल फोन खरीदने के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि मोबाइल फोन बहुत महंगे होते थे। लेकिन मात्र 1599 रुपये की एमआई फोन की कीमत ने उसे सचमुच लुभा लिया। हालांकि वह अभी कॉलेज की छात्रा है, फिर भी उसके पास काफी पॉकेट मनी है। वह एक पैसा बचाकर 2 महीने में चावल से चलने वाला फोन खरीद सकती है। इसलिए उसने अपने लिए चावल की थीम वाला फोन खरीदने का फैसला किया। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसे कई मोबाइल फोन की दुकानों पर यह सवाल पूछना पड़ेगा। ये दुकानें चावल की थीम पर आधारित मोबाइल फोन भी बेचती हैं, लेकिन केवल नमूने के तौर पर। जहां तक आपूर्ति की बात है, एक भी मोबाइल फोन नहीं बचा है। कहा जा रहा है कि नए चावल से चलने वाले फोन के आने के लिए हमें 1 और सप्ताह इंतजार करना पड़ेगा। अप्रत्याशित रूप से अब मुझे लिन वानजुन के हाथों में चावल के दाने के आकार का एक मोबाइल फोन दिखाई देता है। ये तो सचमुच चावल का फोन है। लिन वानजुन, तुमने ये चावल का फोन कहाँ से खरीदा? इस समय छात्रावास के कई सहपाठी आसपास जमा हो गए। उन्होंने दामी मोबाइल नाम पहले भी सुना था। इसका मुख्य कारण यह है कि चावल से बने फोन का विज्ञापन बहुत अच्छा था। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि विज्ञापन हर जगह हैं, लेकिन वे कई जगहों पर दिखाई दिए हैं,
और विज्ञापन टेलीविजन पर भी प्रसारित किए जा रहे हैं। अब विज्ञापन चलाने की लागत बहुत अधिक नहीं है, इसलिए स्वाभाविक रूप से विज्ञापनों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विशेषकर बीजिंग क्षेत्र में डमी मोबाइल फोन के विज्ञापन और भी अधिक बार दिखाए जाते हैं। फिलहाल चावल की थीम वाले मोबाइल फोन मुख्य रूप से बीजिंग के आसपास के इलाकों में ही बिकते हैं। अन्य शहरों में बिक्री नेटवर्क धीरे धीरे स्थापित किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि उत्पादन क्षमता बिक्री की मात्रा के अनुरूप नहीं है। ली जियानगो ने अन्य मोबाइल फोन निर्माताओं से संपर्क किया है, जिसका उद्देश्य उन्हें अपनी तकनीक का लाइसेंस देना और उनके साथ मिलकर फोन का उत्पादन करना है। बेशक उन्होंने उनसे केवल चावल आधारित मोबाइल फोन ही बनवाए, वे सिर्फ अनुबंधित निर्माता थे। हालांकि यह सिर्फ अनुबंध आधारित उत्पादन है, लेकिन मोबाइल फोन निर्माता वास्तव में इससे काफी खुश हैं, क्योंकि वे अपने द्वारा उत्पादित प्रत्येक फोन के लिए शुल्क कमा सकते हैं। मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये फोन दिया। मैं कुछ दिन पहले डमी फोन के लॉन्च इवेंट में गई थी और उसने मेरे लिए वहीं से एक फोन खरीदा, लिन वानाजुन ने स्पष्ट रूप से कहा। लिन वानाजुन की बातें 9 अंश सत्य और 1 अंश असत्य थीं। उन्होंने डमी फोन के लॉन्च इवेंट में भाग लिया, जो चेन पिंगॉन द्वारा उपहार में दिया गया था। हालांकि चेन पिंगॉन ने चावल से बना फोन नहीं खरीदा था। लिन वानाजुन के पास जो फोन था, उसे चेन पिंगॉन ने विशेष रूप से अनुकूलित करवाया था। दरअसल चावल की थीम पर आधारित ऐसे दर्जनों और फोन मौजूद हैं। इसे विशेष रूप से उपहार देने के लिए डिजाइन किया गया है। चेन पिंगॉन की सभी महिलाओं के पास चावल के दाने के आकार का ऐसा ही एक मोबाइल फोन है। भविष्य में मोबाइल फोन के नए मॉडल लॉन्च होने के बाद भी चेन पिंगॉन यही काम करता रहेगा। ये कस्टमाइज्ड फोन अन्य फोनों से ज्यादा अलग नहीं दिखते, लेकिन वास्तविकता में इसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री और आंतरिक घटक बेहतर हैं। और ये तो सिर्फ पहली बार है। भविष्य में रंगों और शैलियों को अपनी पसंद के अनुसार अनुकूलित किया जा सकेगा। हालांकि वर्तमान तकनीक अभी इतनी परिपक्व नहीं है। अनुकूलन भी काफी मुश्किल है, इसलिए चेन पिंगॉन ने फोन की बाहरी बनावट में कोई बदलाव नहीं किया, बल्कि केवल उसके आंतरिक घटकों में ही परिवर्तन किया। कस्टमाइज्ड फोन में अधिक शक्तिशाली फंक्शन होंगे। ये तो चावल का फोन है। ये तो वाकई कमाल का है। लिन वानाजुन, मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अच्छा है। उसने तो तुम्हें तोहफे में मोबाइल फोन भी दिया है, एक रूममेट ने ईर्ष्या से कहा। इसमें खास क्या है? आप सब लोग लिन वानाजुन की कार के बारे में भूल ही गए हैं, वह भी उसके बॉयफ्रेंड का ही तोहफा थी। एक अन्य रूममेट ने ईर्ष्या के साथ इसी भावना को दोहराया। मैं चावल से चलने वाला फोन भी खरीदना चाहता हूँ, लेकिन खरीद नहीं सकता। ये वाकई बहुत निराशाजनक है। चावल की थीम वाले मोबाइल फोन अब बिक चुके हैं। लिन वानाजुन ने कहा, अगर आप डमी का फोन खरीदना चाहते हैं, तो आप डमी फोन की आधिकारिक वेबसाइट पर इसका प्री ऑर्डर कर सकते हैं। हम चावल और फोन का प्री ऑर्डर कैसे कर सकते हैं? कई रूममेट्स अचानक दिलचस्पी दिखाने लगे। जी हाँ, मी फोन की आधिकारिक वेबसाइट ऑनलाइन उपलब्ध है और मी फोन के लिए प्री ऑर्डर शुरू हो गए हैं। आपको बस डेमी मोबाइल की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा और फिर आप वेबसाइट पर प्री ऑर्डर कर सकते हैं। आपकी बुकिंग हो जाने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन पर एक बुकिंग कोड प्राप्त होगा। आपका फोन आने के बाद आप प्री ऑर्डर कोड का उपयोग करके इसे निर्धारित स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। आप फोन लेते समय उसका भुगतान कर सकते हैं। इससे फोन खरीदना बहुत सुविधाजनक हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बेवजह यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इस विधि का प्रस्ताव चेन पिंगॉन ने भी दिया था। मूल रूप से
चेन पिंगॉन सीधे ऑनलाइन मोबाइल फोन बिक्री मॉडल विकसित करना चाहते थे। हालांकि ये शर्त अभी पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है। आखिरकार ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अभी तक पूरी तरह से स्थापित भी नहीं हुए हैं। भुगतान कैसे करें और सामान की डिलीवरी कैसे करें, ये दोनों ही प्रमुख समस्याएं हैं। मुख्य बात यह है कि भले ही ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म मौजूद हों, फिर भी यह संभावना नहीं है कि आम लोग ऑनलाइन मोबाइल फोन खरीदने के लिए 1000 युआन से अधिक खर्च करेंगे। इसलिए चेन पिंगॉन ने एक समझौता प्रस्ताव रखा। आप वेबसाइट पर मोबाइल फोन का प्री ऑर्डर कर सकते हैं। हालांकि अगर आप मोबाइल फोन खरीदना चाहते हैं, तो आपको पास के किसी मोबाइल फोन स्टोर पर जाना होगा। आप परिसर में ही मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह एक समझौता है, लेकिन वास्तव में ये बहुत लोकप्रिय है। वेबसाइट कल लॉन्च की गई और आम जनता के लिए खोल दी गई, और सिर्फ एक दिन में ही 10,000 से अधिक उपयोगकर्ताओं ने मी फोन बुक कर लिया है। ये संख्या वास्तव में काफी उल्लेखनीय है। आखिरकार ये समय की सीमाओं के कारण ही है। अब बहुत कम लोगों के पास कंप्यूटर हैं, और उससे भी कम लोग ऑनलाइन मोबाइल फोन ऑर्डर कर सकते हैं। इसलिए चेन पिंग और ली जियांगुओ दोनों इस संख्या से बहुत संतुष्ट थे। क्या मैं ऑनलाइन मोबाइल फोन बुक कर सकता हूँ? ये बहुत अच्छा होगा। मेरे एक रूममेट ने उत्साह से कहा, मैं अभी इंटरनेट कैफे जा रहा हूँ। 1599 रुपये की कीमत पर फोन मिलना उसे वाकई बहुत अच्छा लगा। इसलिए वह भी इस फोन को जल्द से जल्द खरीदना चाहती है। लिन वानजुन ने तुरंत कहा, इंटरनेट कैफे जाने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा कंप्यूटर इस्तेमाल कर लो। दरअसल इस रूममेट की भी लिन वानजुन के कंप्यूटर का इस्तेमाल करने की इच्छा थी, लेकिन पहले इस बारे में कहने में उसे थोड़ी शर्म आ रही थी। अब जब लिन वानजुन ने बोलना शुरू कर दिया था, तो उसने स्वाभाविक रूप से मुस्कुराते हुए सहमति व्यक्त की। लिन वानजुन ने अपना लैपटॉप निकाला और डामी मोबाइल की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन किया। डेमी मोबाइल की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना काफी आसान है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस समय बहुत कम लोग लॉग इन कर रहे हैं और नेटवर्क बहुत सुचारू रूप से चल रहा है। हालांकि इन वेबसाइटों में लॉग इन करना फिलहाल कुछ असुविधाजनक है, क्योंकि इसके लिए एक विस्तृत यूआरएल की आवश्यकता होती है। चेन पिंगॉन का सर्च इंजन अभी निर्माणाधीन है, लेकिन यह अभी तक पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। वेबसाइट तुरंत खुल गई, और पहले छात्र ने लॉगिन किया, एक खाता बनाया और फिर एक मोबाइल फोन आरक्षित किया। वेबसाइट अकाउंट के लिए आवेदन करना बहुत सुविधाजनक है। आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता नहीं है, केवल एक QQ नंबर चाहिए। ये भी चेन पिंगॉन की छोटी मोटी योजनाओं में से एक थी। यदि आपके पास QQ खाता नहीं है, तो आपको एक खाता पंजीकृत करना होगा। आजकल QQ अकाउंट रजिस्टर करना बहुत ही सरल है, और इसे मोबाइल फोन नंबर से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि आजकल मोबाइल फोन नंबर रखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। यदि पंजीकरण के लिए मोबाइल फोन नंबर अनिवार्य कर दिया जाए, तो बड़ी संख्या में उपयोगकर्ता पंजीकरण प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। इसलिए चेन पिंगॉन को पंजीकरण के लिए QQ नंबरों को मोबाइल फोन से लिंक करने की आवश्यकता नहीं थी। मुझे आखिरकार दाखिला मिल गया। ये बहुत बढ़िया है। यह अफसोस की बात है कि ऑर्डर इतनी देर से दिया गया है, इसमें 2 हफ्ते और लगेंगे। छात्र ने कुछ खेद व्यक्त करते हुए कहा। अध्याय 215 मोबाइल फोन की बढ़ती मांग, फैक्ट्री में 1 युआन की फ्लैश सेल। लिन वानजुन अपनी सहपाठी के प्रति सहनशील रहने को तैयार थी, लेकिन इस बारे में सोचने के बाद उसने अपना इरादा बदल दिया। अगर वह अपनी सहपाठी की मदद करना चाहती थी,
तो उसे चेन पिंगॉन से संपर्क करना होगा। वह चेन पिंगॉन को इतनी छोटी सी बात के लिए परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इसमें बस थोड़ा सा समय लगेगा और यह कोई बड़ी बात नहीं थी। इस समय चेन पिंगॉन को मोबाइल फोन की उत्पादन क्षमता को लेकर भी काफी परेशानी हो रही थी। हालांकि हमने पहले ही कई मोबाइल फोन निर्माताओं से तत्काल संपर्क कर लिया है। हालांकि इस स्थिति को अल्पकाल में बदला नहीं जा सकता। ये भी कहा जा सकता है कि उन्होंने मौजूदा स्थिति को कम करके आंका। शुरू में चेन पिंगॉन ने चावल से बने फोन को लॉन्च करने से पहले 6 महीने और इंतजार करने की योजना बनाई थी, लेकिन बाद में बाजार को जल्द से जल्द खोलने के लिए उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। एमआई फोन को निर्धारित समय से 6 महीने पहले लॉन्च किया गया था। परिणामस्वरूप उत्पादन क्षमता और आपूर्ति दोनों अपर्याप्त रहीं, जिसके चलते शाओमी का फोन लॉन्च होते ही तुरंत बिक गया। यह मोबाइल फोन निर्माताओं के लिए निश्चित रूप से अच्छी खबर है, लेकिन उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसके अलावा, यदि आपूर्ति में लगातार कमी बनी रहती है, तो इसका असर अनिवार्य रूप से मोबाइल फोन की बिक्री पर पड़ेगा। सामान्य उपयोगकर्ता शायद थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं, लेकिन जिन उपभोक्ताओं को फोन की तत्काल आवश्यकता है और जो इंतजार कर रहे हैं, उन्हें इंतजार करना ही होगा। वे चावल वाले फोन का इंतजार नहीं कर सकते। ली जियानग्हो ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चीजें इस तरह से घटित होंगी। आखिरकार, यही वह सबसे अच्छी स्थिति थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। उनका पिछला स्टॉक 1 महीने तक चलने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। लेकिन नतीजा क्या हुआ? महज 3 दिनों में उनका सारा स्टॉक बिक गया। अगले कुछ समय तक उनके पास बेचने के लिए कोई फोन नहीं थे। चेन पिंगॉन इस परिणाम को बदलने में असमर्थ था। आखिरकार, वह कोई देवता तो नहीं था। अधिक फोन प्राप्त करने के लिए उत्पादन केवल थोड़ा थोड़ा करके ही किया जा सकता है। लेकिन चेन पिंगॉन के लिए आश्चर्य की बात ये थी कि यह प्रणाली अविश्वसनीय रूप से मददगार साबित हुई और उसने उसे कुछ शानदार खबरें दी। दूसरे दिन की सुबह, चेन पिंगॉन ने 4 चीजों को फिर से ताज़ा किया, जिनमें से एक को देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। आज की 4 वस्तुएं हैं। 1. शाही हरे जेडाइट का एक कच्चा पत्थर। 2. ड्रैगन और फीनिक्स कंगन की एक जोड़ी। 3. वायु हथेली को विभाजित करने की गुप्त विधि। 4. एक पुनर्तः स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रसंस्करण संयंत्र। चेन पिंगॉन ने बाकी 3 चीजों पर एक नजर डाली और आगे बढ़ गया, लेकिन उसने चौथी चीज को ध्यान से देखा। एक पुनर्तः स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रसंस्करण संयंत्र। प्रस्तावना पढ़ने के बाद चेन पिंगॉन को एहसास हुआ कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स प्रसंस्करण संयंत्र कोई साधारण जगह नहीं थी। यह एक पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रसंस्करण संयंत्र है जिसे केवल 100 कर्मचारियों की आवश्यकता है। शेष सभी संसाधित भागों को असेंबली लाइन पर मशीनों द्वारा पूरा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रसंस्करण संयंत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित उत्पादों का उत्पादन कर सकता है। यह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का उत्पादन कर सकता है। उदाहरण के लिए, टेलीविजन, शैक्षिकी उपकरण, मोबाइल फोन और टैबलेट का उत्पादन करना। बेशक, हमें कच्चा माल और पुर्जे खुद ही उपलब्ध कराने होंगे। हालांकि, कच्चे माल की उपलब्धता के साथ, ये पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक घटक प्रसंस्करण संयंत्र स्वयं ही उत्पादन पूरा कर सकता है। उनके लिए फीचर फोन बनाने जैसे काम बेहद आसान हैं, वे इन्हें आसानी से पूरा कर सकते हैं। ये प्रसंस्करण संयंत्र पहले वाले मिल्कती सामग्री प्रसंस्करण संयंत्र के समान ही है। उन सभी में धारणाओं को बदलने की क्षमता है। एक बार प्रसंस्करण संयंत्र बन जाने के बाद,
इसे देखने वाले हर व्यक्ति की धारणा बदल जाएगी। इसलिए आपको प्रसंस्करण संयंत्र के रहस्यों के दूसरों द्वारा उजागर होने के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि प्रसंस्करण संयंत्र को कहां स्थापित किया जाए, यह एक बड़ी समस्या बन गई है। चेन पिंगोन का राजधानी के पास प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का कोई इरादा नहीं था। इसे राजधानी के पास स्थापित न करने के दो कारण हैं। पहली समस्या यह है कि यहाँ स्थापित होने पर इसे नियंत्रित करना आसान नहीं है। आखिरकार राजधानी में कई प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो आसानी से परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दूसरी समस्या यह है कि यहाँ कच्चा माल जुटाना बहुत मुश्किल है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि अधिकांश इलेक्ट्रॉनिक घटक स्थानीय स्तर पर निर्मित नहीं होते हैं, उन्हें दक्षिण के प्रमुख शहरों से लाया जाता है। तब परिवहन एक बड़ी समस्या बन जाती है। इसलिए चेन पिंगोन का विचार था कि कारखाने को सीधे दक्षिण में स्थापित किया जाए। इसे शेनज़ेन में स्थापित करना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉनिक घटकों की एक विस्तृत विविधता उपलब्ध है, इसलिए आप अपनी इच्छानुसार कोई भी घटक स्थानीय स्तर पर कभी भी खरीद सकते हैं। मोबाइल फोन के विकास को तेजी से आगे बढ़ाने का ये सबसे अच्छा समय है, क्योंकि चेन पिंगोन ने पाया कि प्रमुख आयातित मोबाइल फोन निर्माताओं ने उनके चावल से बने फोन के लॉन्च पर बिल्कुल भी प्रतिक्रिया नहीं दी थी। न तो कोई पदोन्नति हुई, न ही कोई कार्रवाई हुई, ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। क्या दूसरे पक्ष की प्रतिक्रिया बहुत धीमी थी? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि शाओमी फोन का प्रभाव बहुत कम है। चावल की थीम पर आधारित मोबाइल फोन की वर्तमान में उत्पादित संख्या बहुत कम है और स्टॉक सीमित है, जो कुछ ही दिनों में बिक चुका है। इसके अलावा डैमी मोबाइल फोन की बिक्री का दायरा राजधानी शहर तक ही सीमित है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी कोका कोला की नकल बाजार में आई हो और फिर वह स्थानीय शहर में काफी अच्छी बिक गई। तो क्या कोका कोला इस उत्पाद को गंभीरता से लेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह नकल बहुत छोटे पैमाने पर की गई है और इसका प्रभाव भी बहुत कम है, इसलिए वे अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। हालांकि जब यह नकली उत्पाद पूरे देश में फैल जाएगा, तो कोका कोला को निश्चित रूप से पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और इसे रोकने के लिए कार्रवाई करेगी। चेन पिंगोन भी इस बात से भली भांति परिचित थे। चावल की थीम पर आधारित उनके मोबाइल फोन को भविष्य में निश्चित रूप से कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और कई कंपनियों द्वारा उन पर हमले किए जाएंगे। डेमी फोन के लिए यह बहुत ही सुरक्षित समय है, क्योंकि उन बड़ी मोबाइल फोन कंपनियों को अभी तक यह एहसास नहीं हुआ था कि मी फोन के उदय का वास्तव में क्या मतलब था। उनकी प्रतिक्रिया वाकई कुछ धीमी थी। बेशक ये बात समझ में आती है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी प्राचीन देश में पहाड़ी डाकुओं का एक गिरोह प्रकट हो गया हो। क्या आपको लगता है कि राजवंश के उच्च पदस्थ अधिकारी इन पहाड़ी डाकुओं के गिरोह पर ध्यान देंगे? ये बात बिल्कुल सच नहीं है। वे डाकुओं से निपटने के लिए अधिक से अधिक एक छोटी सी टुकड़ी ही भेजेंगे। वर्तमान स्थिति यह है कि ये बड़ी मोबाइल फोन कंपनियां शाओमी के फोन को खतरा भी नहीं मानती हैं। इससे डेमी मोबाइल फोन को विकास का एक बड़ा अवसर मिला। चावल की थीम पर आधारित मोबाइल फोन सफल होगा या नहीं, ये फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि उत्पादन क्षमता मांग के अनुरूप नहीं है। चेन पिंगन और ली जियानगुओ ने इस पर चर्चा की। बेशक चेन पिंगोन ली जियांगुओ को सच नहीं बताएगा। चेन पिंगोन ने ली जियांगुओ के साथ स्थिति का विश्लेषण किया और फिर ली जियांगुओ को बताया कि वो उत्पादन चैनल स्थापित करने के लिए दक्षिण जा रहा है। बेशक वे अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी स्थापित नहीं करते हैं, इसके बजाय वे अपने लिए प्रोडक्शन करने के लिए अन्य एजेंटों को नियुक्त करते हैं। ये दृष्टिकोण सर्वोत्तम समाधान है।
ली जियानग्हो के पास ऐसे सुझाव को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था और वह तुरंत सहमत हो गया। इसलिए उस दिन चेन पिंगोन ने एक टीम का नेतृत्व किया और सीधे शेनज़ेन के लिए उड़ान भरी। जहां तक सन हेतांग की बात है, वह किंगसॉफ्ट के निवेशों को संभालने के लिए बीजिंग में ही रहे। सन हेतांग को इस बात को लेकर कुछ नाराजगी थी। हालांकि वो ये भी जानती थी कि उसका करियर पहले आना चाहिए, इसलिए उसने कोई हंगामा नहीं किया। चेन पिंगोन द्वारा सन हेतांग को साथ न लाने का कारण वास्तव में काफी सरल है। वह पहले से ही शेनज़ेन में है, वह सू यूकिंग से मिलने हांगकांग कैसे नहीं जा सकता। इस स्थिति में सन हेतांग को साथ लाना कुछ असुविधाजनक होगा। अध्याय 216 प्रसंस्करण संयंत्र पूरा हो गया है और मोबाइल फोन की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। चेन पिंगोन को पता था कि मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उसने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद मैंने एक टैक्सी ली और स्थानीय सरकारी कार्यालय की ओर चल पड़ा। यहाँ आने से पहले ही चेन पिंगोन ने श्री हुआओ से फोन पर संपर्क कर लिया था। उन्होंने श्री हुआ से स्थानीय सरकार से संपर्क करने में मदद करने का भी अनुरोध किया। चेन पिंगोन जानता था कि वह अभी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वह खुद उनसे संपर्क करता, तो यह निश्चित रूप से उतना प्रभावी नहीं होता। लेकिन श्री हुओ के मध्यस्थ की भूमिका निभाने से स्थिति पूरी तरह से बदल गई है। परिणाम बिल्कुल वैसा ही था जैसा चेन पिंगोन ने उम्मीद की थी। श्री हुओ के माध्यम से संपर्क स्थापित करने के बाद स्थानीय सरकार ने चेन पिंगोन के निवेश पर तुरंत अपना ध्यान बढ़ा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वे चेन पिंगोन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करेंगे। बेशक, आपको इस तरह की बातों को सिर्फ सुनना चाहिए और उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। हालांकि चेन पिंगोन इस रवैये से पहले से ही काफी संतुष्ट थी। चेन पिंगोन ने स्थानीय सरकार से उन्हें लेने के लिए कार भेजने का अनुरोध नहीं किया। हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद उन्होंने सीधे एक टैक्सी बुला ली। हवाई अड्डे से स्थानीय सरकारी भवन तक का सफर काफी लंबा है। टैक्सी से वहां पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगा। स्थानीय सरकार कार्यालय पहुंचने के बाद चेन पिंगोन ने विकास क्षेत्र के एक नेता से संपर्क किया। उच्च अधिकारियों ने पहले ही इस नेता से बात कर ली है और यह नेता चेन पिंगोन की जमीन की खरीद से संबंधित सभी व्यवस्थाएं करेगा। नेता ने पहले ही व्यवस्था कर ली थी। एक विशेष कार तुरंत चेन पिंगोन को स्थानीय भूमि उपयोग की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए ले जाएगी। एक कारखाना बनाना एक बड़ा कार्य है और यह ऐसा काम नहीं है जिसे आसानी से पूरा किया जा सके। चेन पिंगोन पहले से ही बहुत तेज था, लेकिन फिर भी उसे कारखाने की जगह तय करने में 2 दिन लग गए। सौभाग्यवश उस समय जमीन की कीमतें अपेक्षाकृत कम थीं। इसके अलावा चेन पिंगोन द्वारा खरीदी गई जमीन औद्योगिक भूमि थी, जो उपनगरों में विकास क्षेत्र में स्थित थी। इसलिए जमीन की कीमत महंगी नहीं थी। चेन पिंगोन को जितनी जमीन की जरूरत थी, उसे खरीदने के लिए 20 मिलियन काफी थे। चेन पिंगोन को भी पता था कि अब कीमत वाकई बहुत कम है। इतनी सारी जमीन क्यों न जमा कर ली जाए। इसके आसपास का एक बड़ा इलाका समग्र योजना में शामिल किया गया है। जमीन खरीदने की लागत 10 गुना बढ़ गई है, 20 मिलियन से बढ़कर 200 मिलियन हो गई है। हालांकि मौजूदा सदस्यों के लिए ये छोटी सी रकम कोई बड़ी समस्या नहीं है। इसके अलावा एक बार मोबाइल फोन का उत्पादन बढ़ने पर चेन पिंगोन जल्दी ही अपनी सारी कमाई वापस कमा लेगा। सामान्य तौर पर इतनी अधिक भूमि खरीदना एक काफी जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें कई प्रक्रियाएं और औपचारिकताएं शामिल होती हैं। कुछ दिनों की तो बात ही छोड़िए, 10 दिनों, आधे महीने या यहाँ तक कि 1 महीने के भीतर इसे पूरा करना भी एक बड़ी उपलब्धि होगी।
हालांकि उच्च अधिकारियों के निर्देशों के कारण मामले को अलग अलग आधार पर निपटाया गया और प्रक्रियाएं केवल 3 दिनों में पूरी हो गईं। ये परिणाम स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सरकारी विभाग अक्षम नहीं हैं। यदि वे तैयार हों, तो उनकी कार्यकुशलता दुनिया में सबसे तेज हो सकती है। चेन पिंगोन परिणाम से काफी संतुष्ट थी। जमीन खरीदने के बाद उनके द्वारा लाई गई टीम भी इसमें भूमिका निभा सकती है। चेन पिंगोन द्वारा लाई गई टीम संयोगवश स्थानीय शाखा की प्रबंधन टीम बन गई। शेनझेन में अभी भी बहुत से काम निपटाने बाकी हैं, इसलिए यहाँ एक शाखा कार्यालय स्थापित करना बहुत आवश्यक है। जिस रात जमीन खरीदी गई थी, चेन पिंगोन अकेले ही उस जगह पर गए थे। अंधेरे और आसपास किसी की मौजूदगी न होने का फायदा उठाते हुए चेन पिंगोन ने अपने द्वारा खरीदे गए इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट प्रोसेसिंग प्लांट को रिहा कर दिया। चेन पिंगोन ने इस तरह की फैक्ट्री का निर्माण पहले भी कई बार किया था, इसलिए वह इस प्रक्रिया से पहले से ही बहुत परिचित थे। कुछ ही मिनटों बाद वह कारखाना एक वास्तविक इकाई में तब्दील हो गया था। ये कारखाना बहुत विशाल है, जिसमें अकेले 500 से अधिक उत्पादन लाइनें हैं। पर्याप्त कच्चे माल की उपलब्धता होने पर प्रतिदिन 10 लाख मोबाइल फोन का उत्पादन किया जा सकता है। मोबाइल फोन बनाने की यह क्षमता वास्तव में आश्चर्यजनक है। बेशक, चीन की मौजूदा स्थिति को देखते हुए एक साथ इतने सारे मोबाइल फोन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा, सभी उत्पादन लाइनों को संचालित करना आवश्यक नहीं है। चेन पिंगोन को उत्पादन लाइन के केवल 1/10 हिस्से को ही संचालित करने की आवश्यकता है। प्रतिदिन 100,000 मोबाइल फोन का उत्पादन करना एक उचित संख्या है। इसके अलावा, उन्हें कच्चे माल के मुद्दे पर भी विचार करने की आवश्यकता है। मोबाइल फोन निर्माण संयंत्र तो स्थापित हो चुके हैं, लेकिन कच्चा माल यूं ही कहीं से प्रकट नहीं हो सकता। चेन पिंगोन को कच्चा माल खरीदने के लिए पास के कारखानों में भी जाना होगा, जिसमें समय लगेगा। मोबाइल फोन के उत्पादन में कच्चे माल की कमी भी एक बाधा है। न तो जमीन और न ही मोबाइल फोन निर्माण संयंत्र चेन पिंगोन के निजी नाम पर हैं, और उनका डामी मोबाइल से कोई सीधा संबंध नहीं है। आखिरकार, चेन पिंगोन के पास डामी मोबाइल के केवल 90% शेयर हैं, जबकि शेष शेयर ली जियांगहो के पास हैं। इसलिए, मोबाइल फोन निर्माण संयंत्र किसी भी तरह से डामी मोबाइल का नहीं हो सकता। डामी मोबाइल और मोबाइल फोन निर्माण संयंत्र के बीच का संबंध महज सहयोगात्मक है। चावल से बना यह फोन मोबाइल फोन प्रसंस्करण कारखाने द्वारा निर्मित किए जाने के लिए अधिकृत है। मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी चावल से बने फोन निर्माताओं से प्रसंस्करण शुल्क लेगी। ये कहा जा सकता है कि चेन पिंगोन दोनों तरफ से पैसा कमा रही है। वह मोबाइल फोन की प्रोसेसिंग करते हुए अच्छी खासी रकम कमा सकता है। फोन की प्रोसेसिंग पूरी हो जाने के बाद उन्हें बेचा जा सकता है और वह एक और मुनाफा कमा सकता है। हालांकि इसमें एक पेशेवर टीम शामिल थी, फिर भी चेन पिंगोन ने व्यक्तिगत रूप से मामले की जिम्मेदारी संभाली। कर्मचारियों को नियुक्त करें, प्रबंधन को नियुक्त करें और मोबाइल फोन के घटकों से संपर्क करें। चेन पिंगोन पूरे 1 सप्ताह तक काम में बेहद व्यस्त थी। अंततः, सभी समस्याओं का समाधान हो गया। कच्चे माल की आपूर्ति श्रृंखला स्थापित हो चुकी है, और आसपास दर्जनों घटक निर्माण कंपनियां हैं जो मोबाइल फोन प्रसंस्करण संयंत्र को लगातार कच्चा माल उपलब्ध करा सकती हैं। कारखाने ने 300 श्रमिकों की भर्ती भी की। ये 300 कर्मचारी 3 शिफ्टों में काम करेंगे, ताकि कर्मचारियों के काम बंद करने पर भी मशीनें चलती रहें। ये प्रसंस्करण संयंत्र 24 घंटे चालू रहता है।
इसके अलावा इस प्रसंस्करण संयंत्र की उत्पादन लाइन को उत्पादित किए जा रहे उत्पादों के अनुसार असेंबल और संशोधित किया जाता है। अब चूंकि चेन पिंगोन मोबाइल फोन का उत्पादन करना चाहता है, इसलिए उनकी उत्पादन लाइन का उपयोग मोबाइल फोन के उत्पादन के लिए किया जाएगा। भविष्य में यदि आप लैपटॉप, डेस्कटॉप और मॉनिटर का उत्पादन करना चाहते हैं, तो आप कुछ ही संशोधनों के साथ ऐसा कर सकते हैं। चेन पिंगोन निश्चित रूप से शेष उत्पादन लाइनों को निष्क्रिय नहीं छोड़ेगा। चेन पिंगोन ने कंप्यूटर उत्पादन शुरू करने के लिए लोगों की तलाश शुरू कर दी है। वह चीन में कंप्यूटरों को लोकप्रिय बनाने की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं। वह कंप्यूटर की कीमत कम करना चाहता है ताकि व्यक्तिगत कंप्यूटर हर घर में पहुंच सकें। वह चाहते हैं कि कंप्यूटर अब एक ऐसी विलासिता की वस्तु न रह जाए जिसे कोई खरीद न सके। वह कंप्यूटर को एक आम घरेलू उपकरण बनाना चाहता है ताकि आम लोग इसे खरीद सकें। करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं और उन सभी को पूरा करने में काफी समय लगेगा। ठीक उसी समय सू यूकिंग ने भी फोन किया। वह मुसीबत में है। किसी की नजर सू यूकिंग पर है। ये खबर सुनकर चेन पिंगोन बेचैन हो गया। सू यूकिंग चेन पिंगोन की प्रेमिका है। अब जब किसी की नजर सू यूकिंग पर है, तो चेन पिंगोन भला कैसे उदासीन रह सकता है। चेन पिंगोन भी ये देखना चाहता था कि यह व्यक्ति कौन है जो उसकी अपनी महिला को भी उकसाने की हिम्मत कर रहा है। अध्याय 217 हांगकांग वापसी, संहार का देवता अवतरित होता है। चेन पिंगोन अंततः हांगकांग लौट आए। चेन पिंगोन सीधे हांगकांग के लिए रवाना हो गए। उनके सभी दस्तावेज और प्रक्रियाएं पूरी तरह से व्यवस्थित थीं, इसलिए उनके लिए आना काफी सुविधाजनक रहा। सू यूकिंग जानती थी कि चेन पिंगोन आ रहा है, इसलिए वह पहले से ही यहाँ उसका इंतजार कर रही थी। चेन पिंगोन यहाँ अकेले गाड़ी चलाकर आई थी। चेक पॉइंट से गुजरने के बाद मैंने सू यूकिंग को देखा। आज सू यूकिंग ने काले रंग का महिलाओं का सूट पहना हुआ था। वह एक कार के बगल में खड़ी थी। उसकी उपस्थिति बेहद आकर्षक और व्यवहार सुरुचिपूर्ण था। चेन पिंगन ने एक नजर में सू यूकिंग को देखा। कार सू यूकिंग के बगल में रुकी और चेन पिंग ने कार का दरवाजा खोला। सू यूकिंग ने चेन पिंगोन को खुशी खुशी कार में बैठते हुए भी देखा। क्या मैंने तुम्हें घर पर मेरा इंतजार करने के लिए नहीं कहा था? तुम फिर यहाँ क्यों आ गए? चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं और इंतजार नहीं कर सकती, सू यूकिंग ने नखरे से कहा। चेन पिंगोन को यकीन नहीं था कि वह सच कह रही थी या नहीं, लेकिन उसकी बातें सुनकर उसे काफी खुशी हुई। चलते समय तुमने क्या कहा? चेन पिंगोन ने पूछा। उसकी मुस्कान गायब हो गई और उसका चेहरा गंभीर हो गया। ये ध्यान देने योग्य है कि चेन पिंगोन के जाने से पहले वह सू यूकिंग को काफी संख्या में अधीनस्थ और प्रभाव सौंपकर गया था। सू यूकिंग अब एक कठिन स्थिति में है। स्पष्ट रूप से इस बार उसका सामना जिस प्रतिद्वंद्वी से हुआ है, उससे निपटना आसान नहीं है। बेशक ये केवल सू यूकिंग की भावना थी कि उनसे निपटना मुश्किल था, लेकिन ली किंगशान के लिए किसी से भी निपटना मुश्किल नहीं था। एक बार मैं एक कॉकटेल पार्टी में गई थी और तभी ली परिवार के बेटे की नज़र मुझ पर पड़ी। ये ली मिनकांग हैं, ली परिवार के युवा स्वामी। उसने बार बार मेरा पीछा किया और हालांकि मैंने हर बार उसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन मैं समझ गई थी कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह सिर्फ हमारी कंपनी है और हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। मुझे संदेह है कि इसके पीछे वही व्यक्ति है। मैंने इस बारे में श्री हुओ से बात की और उन्होंने कहा कि वह पहले ही उनसे बात कर चुके हैं। लेकिन श्री हुओ ने ये भी कहा कि ली परिवार को हल्के में नहीं लिया जा सकता,
इसलिए उनके शब्दों का शायद ज्यादा असर न हो। अगर वे श्री हुओ को सम्मान नहीं देते हैं, तो मुझे लगता है कि श्री हुओ इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। सु युकिंग ने धीमी आवाज में पूरी कहानी सुनाई। इसके अलावा मुझे संदेह है कि वे न केवल मुझे व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं, बल्कि हमारी कंपनी को भी निशाना बना रहे हैं। तार्किक रूप से देखा जाए तो हमारी कंपनी को अब तक अपेक्षाकृत अज्ञात होना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने पहले ही हम पर अपनी नजरें जमा ली हैं। ये सुनकर चेन पिंगोन ने ठंडी मुस्कान दिखाई। हमारी कंपनी को निशाना बनाया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिरकार हांगकांग का आकार तो सीमित ही है। अगर जरा सी भी गड़बड़ी होती है, तो इन बड़े लोगों को इसकी खबर लग जाएगी। हमारी कंपनी वेफर्स का उत्पादन करती है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उन्हें इसके बारे में पता चल गया। हो सकता है कि उन्हें हमारी कंपनी की बारीकियों की जानकारी न हो, लेकिन वे निश्चित रूप से ऐप स्टार की भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानते हैं। जहां तक श्री हुओ की बात है, आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप शियांगजियांग के स्थानीय निवासी हैं, आपको ली परिवार की ताकत का अंदाजा होना चाहिए। ये स्वाभाविक है कि श्री हुआ उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, चेन पिंगोन ने ठंडे लहजे में कहा। अगर वाकई इस घटना के पीछे ली परिवार का हाथ था, तो चेन पिंगोन को पूरे ली परिवार को देश से बाहर भेजने में कोई आपत्ति नहीं होगी। हांगकांग में चेन पिंगोन पहले से ही पहुंच से बाहर थी। यदि वह समय रहते संभावित शत्रुओं को समाप्त करने में विफल रहता है, तो उसे भविष्य में बढ़ती हुई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी को उदाहरण बनाकर पेश करना हर जगह उपयोगी होता है। श्री हो के मदद न कर पाने की बात को चेन पिंगोन समझ सकती थी। श्री फोक बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन वे हांगकांग के गवर्नर नहीं हैं। हर कोई श्री हुआओ को सम्मान नहीं देगा। हांगकांग में कुछ ऐसे प्रमुख परिवार भी हैं जो श्री फोक को सम्मान नहीं देंगे। ली जिया उनमें से एक है। अपने सभी लोगों को जुटाओ और ली परिवार की स्थिति की पूरी तरह से जांच करो, चेन पिंगोन ने अपना पहला आदेश जारी किया। ठीक है, मैं उनसे अभी करवा लूंगा। सु युकिंग ने सिर हिलाया, फिर जल्दी से अपना फोन निकाला और एक एक करके कॉल करने लगी। चेन पिंगान ने इन कंपनियों का प्रबंधन उन्हें सौंपा है, और सु युकिंग निश्चित रूप से इन संसाधनों का अच्छा उपयोग करेगी। इसलिए सु युकिंग के नियंत्रण में काफी संख्या में लोग और संसाधन हैं। अब जब ये कॉल कर दिए गए हैं और आदेश दे दिए गए हैं, तो चेन पिंगोन की मशीनें तुरंत काम करना शुरू कर देती हैं। सु युकिंग के निर्णायक और कुशल स्वभाव को देखकर चेन पिंगोन समझ गई कि 20 साल बाद भी वह सफल क्यों हो पाई। हालांकि सु युकिंग अभी भी थोड़ी भोली है, लेकिन ये स्पष्ट है कि उसमें भविष्य की एक मजबूत महिला बनने के सभी गुण मौजूद हैं। दरअसल मैंने ली परिवार की जांच पहले ही करवा ली थी। फोन रखने के तुरंत बाद सु युकिंग ने कहा, ली परिवार के बारे में कुछ सही जानकारियों की जांच करना अपेक्षाकृत आसान है। बेशक उसे केवल सही जानकारी ही मिल सकी। इन बड़े परिवारों का पर्दे के पीछे काफी प्रभाव होना चाहिए, और यह सब जनता की नजरों से छिपा रहता है, इसलिए आम लोग इनकी जांच पड़ताल बिल्कुल नहीं कर सकते। हांगकांग में इतने सारे ट्रॉयड होने का एक कारण है, उनमें से कई वास्तव में अपने वित्त पोषकों के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे कई काम हैं जिन्हें इन बड़े परिवारों के लिए स्वयं करना असुविधाजनक होता है। इसलिए वे गुप्त रूप से कुछ गिरोहों को बनाए रखते थे। संरक्षक गिरोह को धन मुहैया कराते हैं, और जब संरक्षकों को अपने लिए कुछ काम करवाने के लिए किसी की आवश्यकता होती है तो गिरोह आगे आता है। इससे एक बंद लूप बनता है। बिना वित्तीय सहायता के कोई समुदाय वास्तव में अपना भरण पोषण नहीं कर सकता।
आखिरकार क्लब की आमदनी अस्थिर है। आमदनी के स्थिर स्रोत के बिना क्लब का विकास कैसे हो सकता है? इसलिए यहाँ वित्तीय सहायता देने वाले की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। चाहे वह हुआ परिवार हो, ली परिवार हो या माँ परिवार, इन सभी उच्च वर्ग के परिवारों के अपने अपने संगठन हैं, और संभवतः ऐसे कई संगठन हैं। हालांकि इन गिरोहों के केवल सरगना ही जानते हैं कि कौन सा गिरोह किस परिवार से संबंधित है। निचले स्तर के लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। इसलिए बाहरी लोगों के लिए इस तरह की खबरों का पता लगाना बहुत मुश्किल है। सू यूकिंग केवल ली परिवार की सही स्थिति की ही जांच कर पाई। दरअसल चीजों को बेवजह जटिल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। चेन पिंगोन मुस्कुराए और शांत भाव से बोली, चाहे उनका परिवार कितना भी शक्तिशाली हो, उनकी संपत्ति कितनी भी बेमिसाल हो, या उनके संपर्क कितने भी व्यापक हों, लेकिन अगर एक दिन उनके परिवार के सभी सदस्य मर जाते हैं, तो उपरोक्त सभी बातें महज एक क्षणिक घटना बनकर रह जाएंगी। ये सुनकर सू यूकिंग भी चौंक गई। उसे पहले से ही इस बात का सामान्य अंदाजा था कि चेन पिंगोन क्या करने की योजना बना रहा है। सू यूकिंग के होंठ हल्के से हिले, लेकिन उसने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें उसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, उन्हें जोर से न कहना ही बेहतर है। चिंता मत करो, अगर मैं ऐसा करने की हिम्मत करता हूँ, तो मुझमें आत्मविश्वास जरूर होगा। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे हैरान कर सके, चेन पिंगोन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति के रूप में चेन पिंगोन में पहले से ही अपार आत्मविश्वास था। इसके अलावा उनके पास एक युआन की फ्लैश सेल प्रणाली भी है। हर दिन मुझे ऐसी अद्भुत चीजें मिल जाती हैं जिनकी दुनिया में कोई और कल्पना भी नहीं कर सकता। एक युआन की फ्लैश सेल प्रणाली ने चेन पिंगोन को पूरी दुनिया से लड़ने की क्षमता भी प्रदान की। बेशक चेन पिंगोन के लिए इस समय दुनिया का सामना करना कुछ हद तक मुश्किल है, लेकिन अगर मामला सिर्फ एक छोटे परिवार का है, तो कोई समस्या नहीं है। अध्याय 218 ली परिवार से पहली मुलाकात। चेन पिंगोन के मन में हत्या का इरादा जागृत होता है। दरअसल सू यूकिंग को यह नहीं पता था कि चेन पिंगोन का आत्मविश्वास कहां से आया था। हालांकि सू यूकिंग ने फिर भी चेन पिंगोन पर विश्वास करना चुना, क्योंकि वह और चेन पिंगोन एक ही हैं। चेन पिंगोन तभी एक अच्छा जीवन जी सकती है जब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो। ली मिनकांग को फोन करो और उसे बाहर आने के लिए कहो। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। चेन पिंगोन ने बात की। अगर चेन पिंगोन उस व्यक्ति से मिल पाता, तो वो उसकी यादों का विश्लेषण कर सकता था, और फिर सच्चाई सामने आ जाती। साथ ही वो उस व्यक्ति की यादों के आधार पर पूरे ली परिवार की स्थिति को भी बेहतर ढंग से समझ सकता था। सू यूकिंग स्वाभाविक रूप से चेन पिंगोन के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकती थी, और उसने तुरंत अपना फोन निकालकर ली मिनकांग का नंबर डायल किया। हालांकि उसे ली मिनकांग घृणित लगता था, फिर भी वे संपर्क में रहे और उसने उसका फोन नंबर सेव कर लिया था। कॉल का जवाब तुरंत दिया गया। सू यूकिंग ने खुलकर बोलने का फैसला किया। चेन पिंगोन को थोड़ी देर बाद फोन से एक आदमी की आवाज सुनाई दी। मिस यूकिंग, क्या आपको इसका हल मिल गया? उस आदमी ने घमंड से भरी आवाज में कहा। उसकी आवाज आत्मसंतुष्टि और खुशी से भरी हुई थी। किसी एक व्यक्ति के लिए अपनी आवाज में इतनी सारी भावनाओं को व्यक्त करना वास्तव में आसान नहीं है। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। चलो कोई जगह ढूंढकर बैठते हैं और ठीक से बात करते हैं, सू यूकिंग ने शांत भाव से कहा। दूसरे पक्ष के रवैये से वह बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुई। कोई बात नहीं, मुझे एक कॉफी शॉप पता है जहाँ बहुत अच्छी कॉफी मिलती है, चलो वहां जाकर बातें करते हैं, ली मिनकांग ने उत्साह से कहा।
उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सू यूकिंग इस समय उनसे मिलने के लिए कहेंगी, लेकिन उनके लिए यह अच्छी खबर थी। ली मिनकांग ने अनुमान लगाया कि सू यूकिंग शायद दबाव सहन करने में असमर्थ थी, इसीलिए उसने उसके साथ समझौता किया। आखिरकार ली परिवार ने सू यूकिंग की कंपनी पर पहले ही एक व्यापक हमला शुरू कर दिया था। और ये तो बस शुरुआत है, ली परिवार पर आने वाले हमले और भी गंभीर होते जाएंगे। वह तब तक जारी रहा जब तक सू यूकिंग वहां नहीं आ गई, जब तक वह इसे और सहन नहीं कर सका। ये पहली बार नहीं था जब ली परिवार ने इस रणनीति का इस्तेमाल किया था। ली परिवार इसी पद्धति पर भरोसा करते हुए अपने वर्तमान आकार तक पहुंचने में सक्षम रहा है। अपने प्रतिद्वंद्वी को अत्यधिक शक्ति से पराजित करें, फिर उच्च गुणवत्ता वाली संपत्तियों पर कब्जा करें और उन्हें ली परिवार के पोषण के रूप में उपयोग करें। इस प्रकार ली परिवार धीरे धीरे बढ़कर आज के विशालकाय परिवार में तब्दील हो गया। हांगकांग में कुल मिलाकर ली परिवार सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली परिवारों में से एक है। बेशक आवश्यक सावधानियां अभी भी लागू हैं। इसलिए जब ली मिनकांग बाहर गया तो उसने अपने पिता को इसके बारे में बताया और अपने साथ काफी सारे अंगरक्षकों को भी ले गया। चूंकि धनवान लोगों के अपहरण की घटनाएं अक्सर होने लगी हैं, इसलिए अब ये धनी लोग बाहर जाते समय अंगरक्षकों के एक बड़े समूह के साथ जाते हैं। 1 घंटे बाद ली मिनकांग अपने अंगरक्षकों के साथ कॉफी शॉप पहुंचे। चेन पिंगोन पहले से ही हॉल में इंतजार कर रही थी। सू यूकिंग भी हॉल में मौजूद थी, लेकिन ली मिनकांग का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए दोनों अलग अलग खड़ी थीं। चेन पिंगोन ने ली मिनकांग को पहली नज़र में ही पहचान लिया और फिर ली मिनकांग की यादों की जांच शुरू कर दी। चेन पिंगोन इस क्षमता का उपयोग करने में बहुत निपुण हो गया है। बहुत कम समय में ही चेन पिंगोन ने ली मिनकांग की सारी यादें पढ़ ली थीं। चेन पिंगोन भावहीन बनी रही, उसने न तो खुशी और न ही गुस्सा दिखाया। हालांकि उसकी आंखों में दिख रही जानलेवा निगाहों से साफ पता चल रहा था कि वह बिल्कुल भी अच्छे मूड में नहीं था। क्योंकि ली परिवार की योजना उसकी सारी संपत्ति पर कब्जा करने की है, वे उसके लोग और उसका पैसा दोनों चाहते हैं। ली मिनकांग सू यूकिंग को चाहता है। ली परिवार चेन पिंगोन की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने चेन पिंगोन की भी जांच की। यदि संभव हुआ तो वे चेन पिंगोन को भी मार गिराएंगे। ये तो कहा ही जा सकता है कि ये बड़े परिवार वास्तव में बेहद लालची होते हैं। लालच उनके खून में समाया हुआ है। वास्तव में ली परिवार को चेन पिंगोन की संपत्ति के बारे में केवल न्यूनतम जानकारी ही थी। आखिरकार चेन पिंगोन ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा छिपा रखा था, जिसमें कई क्षेत्रों में ओवरलैपिंग शेयरहोल्डिंग और बिखरे हुए पंजीकरण शामिल थे। इसलिए चेन पिंगोन की पृष्ठभूमि की जांच बाहरी लोगों द्वारा आसानी से नहीं की जा सकती है। हिमशैल की ये छोटी छोटी झलकियां भी ली परिवार को बेहद लालची बना चुकी हैं। विशेष रूप से ली परिवार की नज़र क्रिस्टल कंपनी पर थी, जो चेन पिंगोन के नाम पर थी। वे निश्चित रूप से इस बात से भली भांति अवगत हैं कि एपिस्टार कितना लाभदायक है। हालांकि उन्हें अभी भी इस बात का यकीन नहीं है कि चेन पिंगोन की क्रिस्टल कंपनी सफल होगी या नहीं। लेकिन उन्होंने पहले ही एपिस्टार कंपनी पर अपनी नजरें जमा ली हैं। ली परिवार अब जो कुछ भी कर रहा है, उसका असल मकसद चेन पिंगोन को खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर करना है। ली परिवार द्वारा जुटाई गई खुफिया जानकारी के अनुसार सू यूकिंग केवल नामात्र की प्रबंधक थी। चेन पिंगोन इन कंपनियों के मालिक हैं। इस तरह की जानकारी को इन बड़े परिवारों से छिपाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपनी चेन पिंगोन के नाम पर पंजीकृत है। बेशक चेन पिंगोन इन कंपनियों को सू यूकिंग के नाम पर नहीं रख सकता था, ये बहुत असुरक्षित होगा।
चेन पिंगोन ने कंपनी का प्रबंधन सू यूकिंग को सौंप दिया। कंपनी के सभी शेयर चेन पिंगोन के पास हैं। ली परिवार ने वाकई एक शानदार योजना बनाई थी। ली मिनकांग की नज़र चेन पिंगन पर पड़ी। उसे लगा कि चेन पिंगोन कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे पहले कहाँ देखा था। लेकिन जल्द ही उसका ध्यान सू यूकिंग पर केंद्रित हो गया, क्योंकि सू यूकिंग आज विशेष रूप से सुंदर पोशाक में थी। इसने ली मिनकांग को बहुत दिलचस्पी दी। ली मिनकांग के पास महिलाओं की कोई कमी नहीं है, और वह कई खूबसूरत महिलाओं से घिरा रहता है। हालांकि वो इससे पहले कभी सू यूकिंग जैसी खूबसूरत और आकर्षक महिला के साथ नहीं रहा था, इसलिए वह उससे बेहद ईर्ष्या करता था। सू यूकिंग, आप आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ली मिनकांग मुस्कुराते हुए पास आई और सू यूकिंग का अभिवादन किया। उसकी निगाहें बेहद आक्रामक थीं और उसने सू यूकिंग को ऊपर से नीचे तक घूरकर देखा। ली मिनकांग की नज़र ने सू यूकिंग को बहुत असहज महसूस कराया। सू यूकिंग ने ली मिनकांग को ठंडी निगाहों से देखा लेकिन कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह उस कार्यक्रम की मुख्य पात्र नहीं थी। इस समय तक चेन पिंगोन पहले ही वहां पहुंच चुकी थी। चेन पिंगोन के हिलते ही ली मिनकांग के आसपास मौजूद अंगरक्षक भी हरकत में आ गए। ली मिनकांग के साथ कम से कम 4 अंगरक्षक थे। श्री ली, क्या आप मुझसे मिलना नहीं चाहते थे? अब आप अपने अंगरक्षकों को बाहर से मुझे रोकने के लिए क्यों कह रहे हैं? चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। चेन पिंगोन की बातें सुनकर ली मिनकांग उसकी ओर मुड़ा। सू यूकिंग खड़ी हुई और चेन पिंगोन के पास जाकर धीरे से उसकी बांह को गले लगा लिया। सू यूकिंग की हरकतें देखकर ली मिनकांग की आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। सू यूकिंग वो महिला है जिस पर उसकी नजर है, लेकिन अब यह महिला वास्तव में एक दूसरे पुरुष को गले लगा रही है। धत तेरी की! इस क्षण ली मिनकांग को आखिरकार याद आया कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति कौन था। तो आप चेन पिंगोन हैं, ली मिनकांग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उनकी जांच के अनुसार चेन पिंगोन मुख्य भूमि चीन का निवासी है। किसी अज्ञात कारण से उसने श्री हुआओ का ध्यान आकर्षित कर लिया। इसी वजह से चेन पिंगोन हांगकांग में इतना सफल करियर बनाने में सक्षम हुए। ये ली परिवार द्वारा की गई जांच का परिणाम है। हालांकि वे चेन पिंगोन की अधिक गहन प्रणाली से अनभिज्ञ थे। हालांकि वे इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि चेन पिंगोन कोई राजकुमार नहीं है। दूसरे शब्दों में कहें तो चेन पिंगोन को किसी विशेष रूप से शक्तिशाली समर्थन प्राप्त नहीं है। वे ऐसे लोग हैं जिन्हें वे संभाल सकते हैं। इसलिए ली परिवार ने कहीं और जाने का फैसला किया। अध्याय 219 ली परिवार अहंकारी है, वे निश्चित रूप से 3 दिनों में मर जाएंगे। मैं चेन पिंगोन हूँ। मैं ली परिवार के मुखिया से मिलना चाहता हूँ। मेरे पास एक व्यापारिक समझौता है जिस पर मैं उनसे चर्चा करना चाहता हूँ, चेन पिंगोन ने शांत भाव से कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे पापा से मिल भी पाओगी? तुम सपना देख रही हो। वह ठीक है। कुछ देर रुकने के बाद ली मिनकांग ने सू यूकिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर आप इस महिला को 3 दिन मेरे साथ रहने दें, तो मैं आपकी विनती मान सकता हूँ। ये सुनकर सू यूकिंग के चेहरे के भाव बदल गए। उसे सचमुच चिंता थी कि चेन पिंगोन मान जाएगा। चेन पिंगान ने अचानक हाथ बढ़ाकर ली मिनकांग की छाती पर थपथपाया। ली मिनकांग चौंक गया और जल्दी से पीछे हट गया। आप क्या कर रहे हो? ली मिनकांग के आसपास मौजूद सुरक्षा गार्डों ने भी तुरंत कार्रवाई करते हुए ली मिनकांग को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। इतना परेशान मत होइए। मैंने अभी अभी आपकी छाती पर थोड़ी धूल देखी और दया करके उसे आपके लिए साफ कर दिया। अगर आपको ये पसंद नहीं है, तो मैं भविष्य में इसे करना बंद कर दूंगा।
हालांकि आपकी मांगें बहुत अधिक हैं, मैं उनसे सहमत नहीं हो सकता। सू यूकिंग मेरी पत्नी है, और कोई भी मेरी पत्नी को वह काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता जो वह नहीं करना चाहती। अगर आप यह नहीं कर सकते, तो आपका ली परिवार भी नहीं कर सकता। मैं असल में ली परिवार से खुलकर बात करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि ली परिवार का मुझसे बात करने का कोई इरादा ही नहीं है। तो चलिए आज का काम यहीं समाप्त करते हैं। वैसे मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। आपका समय बीत रहा है, इन अनमोल पलों को संजो कर रखें। चेन पिंगोन ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? क्या आपको लगता है कि मैं आसानी से डर जाता हूँ? मैं तुमसे कह रहा हूँ, ली परिवार के खिलाफ जाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम मर जाओगे, ली मिनकांग ने सख्ती से कहा। चेन पिंगोन ने बस तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ जवाब दिया। वह अब इस मूर्ख से और बात नहीं करना चाहती थी। आखिरकार इस मूर्ख की मौत तो तय थी। ली मिनकांग के अभी अभी कहे गए शब्दों ने चेन पिंगोन को पूरी तरह से क्रोधित कर दिया। चेन पिंगोन ने ली परिवार को एक मौका दिया था। ली परिवार एक बड़ा परिवार होने के नाते अभी भी अपने पास बहुत सारे संसाधन उपलब्ध रखता है। यदि सहयोग संभव है, तो इससे दोनों पक्षों को लाभ होगा। वह ली परिवार के माता पिता से बात करना चाहता था। हालांकि ली मिनकांग के अनुभव से चेन पिंगोन को एहसास हुआ कि उसके विचार केवल कोरी कल्पना थे। उनके जैसे बड़े परिवार के लोग भला उनके जैसे साधारण व्यक्ति से कैसे बात कर सकते थे। हालांकि चेन पिंगोन पहले से ही बहुत काबिल और उच्च पदस्थ व्यक्ति थे, लेकिन ली परिवार की नजरों में वह सिर्फ एक साधारण नागरिक थे। चूंकि ली परिवार बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर बात नहीं करें। भले ही ली परिवार की कुल संपत्ति करोड़ों में हो, लेकिन उनके पास केवल एक ही जीवन है। चेन पिंगोन ली परिवार की जान लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था। सबसे पहले लिमिनकांग को ले जाया गया। मैंने लिमिनकांग की छाती पर थपथपाया। दीर्घायुता तकनीक की वास्तविक ऊर्जा पहले ही इसमें समाहित हो चुकी है। ये वास्तविक ऊर्जा हृदय मध्याह्न रेखा के भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी थी, और ये 3 दिन बाद फूट पड़ी। ली मिनकांग का अचानक निधन हो गया। चेन पिंगोन सामान्यतः हत्या के इस तरीके का इस्तेमाल नहीं करता था। आखिरकार इसका अत्यधिक उपयोग हमेशा कुछ न कुछ परेशानी पैदा करेगा। हालांकि हांगकांग में चेन पिंगोन अपनी कई बाधाओं से भी मुक्त हो जाएंगे। ये कानून और सबूतों के बारे में है। जब तक वह अपने अपराधों का कोई सबूत नहीं छोड़ता, तब तक कोई भी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। चेन पिंगोन द्वारा हत्या किए जाने के दावे के संबंध में क्या इसका कोई प्रमाण है? नहीं, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ली मिनकांग की मृत्यु के समय चेन पिंगोन उनके साथ नहीं थे। अगर ली मिनकांग की मौत भी हो जाती है, तो चेन पिंगोन से इसका क्या लेना देना है? सिर्फ इसलिए कि चेन पिंगोन ने 3 दिन पहले अपनी छाती थपथपाई थी, इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी मौत के लिए उसे दोषी ठहराया जाए। किस देश के कानूनों में ऐसे प्रावधान शामिल हैं? विश्व के किसी भी देश में ऐसा कानून नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे? ये तुम्हारा सपना है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा, और अगर कुछ भी हुआ तो मैं उसकी जिम्मेदारी लूंगा। ली मिनकांग ने चेन पिंगोन की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा। ली मिनकांग के अंगरक्षक वास्तव में आज्ञाकारी थे। वे सचमुच आगे बढ़े और चेन पिंगोन पर झपट पड़े। लेकिन ये लोग भला चेन पिंगोन का मुकाबला कैसे कर सकते थे? धोखेबाज चेन ने तो इन सभी अंगरक्षकों को कुछ ही मुक्कों और लातों से ढेर कर दिया था। हालांकि चेन पिंगोन हमेशा बिना कोई निशान छोड़े अपना काम करता था। ये अंगरक्षक जमीन पर गिर गए,
लेकिन उन्हें कोई बाहरी चोट नहीं आई। वह देखने में ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसकी पिटाई हुई हो, लेकिन वास्तविकता में उन्हें पहले ही आंतरिक चोटें लग चुकी हैं। जो लोग बुराई में सहयोग और उसे बढ़ावा देते हैं, उनकी मृत्यु सुखद नहीं होगी। ये चेन पिंगोन की मान्यता है। इसलिए चेन पिंगोन ने उनके साथ व्यवहार करते समय कोई दया नहीं दिखाई। उनका जीवन ली मिनकांग के जीवन से थोड़ा बेहतर होगा। वे 3 दिन में नहीं मरेंगे, वे 1 महीने बाद मरेंगे। चेन पिंगोन का अपनी वास्तविक ऊर्जा पर नियंत्रण पहले से ही उत्कृष्ट था। वह जब चाहे उन्हें खाना खिला सकता था। कई बार चेन पिंगोन को यह महसूस होता था कि यह वास्तव में अफसोस की बात है कि वह एक हत्यारा नहीं बना। ली मिनकांग ने जो देखा उससे वह चौंक गया और तुरंत कॉफी की दुकान से भाग गया। चेन पिंगोन ने उसकी बात अनसुनी कर दी। आखिरकार वह एक मरे हुए आदमी से बहस करने की जहमत क्यों उठाएगा? चलो चलते हैं, चेन पिंगान ने सू यूकिंग से कहा। सू यूकिंग ने सिर हिलाया और जल्दी से चेन पिंगोन के पीछे चली गई। उनकी कार दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी और दोनों जल्दी से उसमें बैठ गए। चिंता मत करो, मैं ली परिवार की परेशानियों का ख्याल रखूंगा, चेन पिंगोन ने सीधे सीधे कहा। मुझे कोई चिंता नहीं है। आपके यहाँ होने से मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, सू यूकिंग ने चेन पिंगोन की बांह पकड़ते हुए धीरे से कहा। उनकी आवाज सुनने में बेहद सुहावनी है। ये सच है, लेकिन हमें ली परिवार द्वारा हताशा भरे कदम उठाने की संभावना से भी सावधान रहने की जरूरत है। अगले कुछ दिनों तक घर पर ही रहना बेहतर होगा। आप जहां भी जाएं, अपने अंगरक्षकों को साथ ले जाएं। चेन पिंगोन ने पूर्ण विश्वास के साथ कहा। 3 दिनों में ली परिवार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। चेन पिंगोन का किसी भी काम को करने का सिद्धांत या तो उसे बिल्कुल न करना है, या उसे पूरी तरह से करना है। चूंकि उसने ली परिवार को नाराज किया था, इसलिए उसने ली मिनकांग को भी नाराज कर दिया था, और अब ली परिवार भी उसे निशाना बना रहा था। इसलिए चेन पिंगोन का आत्मसमर्पण करने और ली परिवार द्वारा कोई कदम उठाने की प्रतीक्षा करने का कोई इरादा नहीं था। चेन पिंगोन निश्चित रूप से पहले हमला करके बढ़त हासिल करने के सिद्धांत को समझता था। आज रात चेन पिंगोन के लिए अपनी चाल चलने का बिल्कुल सही समय है। ये तो एक अजीब संयोग है। आज रात ली परिवार के मुखिया ली झाओफेंग का 70वां जन्मदिन है। आज रात ली परिवार में एक बड़ा उत्सव मनाया जाएगा। यह आयोजन बहुत ही धूमधाम से होगा। 70 वर्ष की आयु तक जीना दुर्लभ है, इसलिए ली परिवार के मुखिया का 70 वर्ष तक जीवित रहना काफी लंबी आयु है। यदि आज रात उनका निधन हो भी जाए, तो उन्हें शांतिपूर्वक विदा होना चाहिए। चेन पिंगोन ने आज रात ली जिया के 70वें जन्मदिन के भोज में उन्हें विदाई देने की योजना बनाई थी। इसके अलावा ली परिवार के मुखिया को चुपके से नहीं भेजा जाना था, बल्कि सभी मेहमानों के सामने भेजा जाना था। आम लोग तो ऐसा कर ही नहीं सकते थे, वे तो ली परिवार के परिसर में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। लेकिन चेन पिंगोन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। चेन पिंगान इसे आसानी से कर सकता था। अंततः रात हो गई। चेन पिंगोन कार से हुआओ परिवार के निवास पर पहुंची। हुओ और ली परिवार पुराने दोस्त हैं, और श्री हुओ ली परिवार के मुखिया के जन्मदिन समारोह में भी शामिल होंगे। चेन पिंगोन का ली परिवार के घर में चुपके से घुसने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने पहले ही श्री हुओ से सीधे संपर्क कर लिया है, और वो खुले तौर पर श्री हुओ के साथ ली परिवार के विला में जाएंगे। चेन पिंगोन खुलेआम और ईमानदारी से लोगों को मार सकता है। अध्याय 220 ली परिवार का भोज। हर किसी के अपने गुप्त उद्देश्य होते हैं। मैंने ली परिवार के साथ आपके अफेयर के बारे में सुना है। मैंने इससे पहले ली परिवार के मुखिया से बात की थी,
लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने मेरे सुझाव को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। आखिरकार मैं हांगकांग का सम्राट तो नहीं हूँ। लोगों को मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, श्री फोक ने आत्म तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। मैं श्री हुओ को उनकी मदद के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। चेन पिंगोन ने कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा, इस दौरान श्री हुओ की मदद के बिना मैं कई चीजें हासिल नहीं कर पाता। चेन पिंगोन के शब्द शिष्टता से बिल्कुल रहित थे। चेन पिंगोन ने ईमानदारी से बात की। वास्तव में श्री हुओ के समर्थन के बिना चेन पिंगोन कई चीजें हासिल नहीं कर पाते। अगर ऐसा करना संभव भी हो जाए तो ये कहीं अधिक जटिल होगा, लेकिन इसके लिए श्री हुआओ का एक फोन कॉल ही काफी है। चेन पिंगोन की कई परेशान करने वाली चीजें आसानी से हल हो सकती हैं। इसके अलावा श्री हुआ ने चेन पिंगोन के अनुरोधों को लगभग कभी अस्वीकार नहीं किया है। श्री हुआ ने पिंगान के सभी अनुरोधों को पूरा किया। चेन पिंगोन ने इसके लिए श्री हुआओ के प्रति बहुत आभार व्यक्त किया। उसने मन ही मन सोचा कि अगर भविष्य में कभी हुआ परिवार मुसीबत में पड़ जाए तो वह उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। हालांकि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो श्री हुआओ का परिवार हमेशा से बहुत अच्छी तरह से विकसित हुआ है और उसे कभी भी किसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। बेशक, अगर हुआ परिवार को किसी भी तरह की कठिनाइयों या परेशानियों का सामना करना भी पड़ता है, तो वे संभवतः निजी तौर पर ही होंगी और बाहरी लोगों को उनके बारे में पता नहीं चलेगा। श्री हो ने बस मुस्कुरा दिया और कुछ और नहीं कहा। हालांकि चेन पिंगोन की यह बात सुनकर वह बहुत खुश भी हुआ। उसने चेन पिंगोन की इतनी मदद इसलिए की ताकि वह चेन पिंगोन की कृतज्ञता और मित्रता प्राप्त कर सके। हुओ परिवार बेहद धनी है, लेकिन इस दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं है। जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु ऐसी चीजें नहीं हैं जिन्हें पैसे से बदला जा सकता है। हालांकि चेन पिंगोन ऐसे काम कर सकती है जो हुआओ परिवार भी नहीं कर सकता। चेन पिंगोन उन बीमारियों का इलाज कर सकती है जिनका इलाज हुआओ परिवार भी नहीं कर सकता, जो चेन पिंगोन के महत्व को दर्शाता है। इतना ही नहीं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चेन पिंगोन ने पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है। श्री हो ने हमेशा चेन पिंगोन पर विशेष ध्यान दिया है। वह चेन पिंगोन द्वारा शुरू की गई कंपनियों पर भी नजर रख रहा था। श्री हुआ को इस बात की पूरी जानकारी थी कि चेन पिंग के व्यवसाय फल फूल रहे थे। जब तक चेन पिंगोन के साथ कोई अप्रत्याशित घटना नहीं घटती, उनकी भविष्य की उपलब्धियां निश्चित रूप से हुआओ परिवार की उपलब्धियों को पार कर जाएंगी। इसलिए श्री हुआओ चेन पिंगोन के साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं, इसे एक प्रकार का प्रारंभिक निवेश माना जा सकता है। आज रात ली परिवार के घर जाने की आपकी क्या योजना है? श्री हो ने विषय बदलते हुए पूछा। मेरी कोई खास योजना नहीं है, मैं बस ली परिवार को जानना चाहता हूँ। फिर मैं श्री ली के निधन के शोक संदेश में शामिल होना चाहता था, लेकिन मुझे खेद है, मुझसे गलती हो गई। वह अपना 70वां जन्मदिन मना रहे थे। मुझे कहना चाहिए कि मैं श्री ली को जन्मदिन की शुभकामनाएं देने गया था, चेन पिंगोन ने हल्की हंसी के साथ कहा। श्री हुआओ को चेन पिंगोन की बातों पर पूरी तरह से विश्वास नहीं था। उन्हें यह आभास हो रहा था कि चेन पिंगोन आज जरूर कोई न कोई मुसीबत खड़ी करने वाला है। आज ली के घर में कुछ बड़ा होने वाला है। सावधान रहें, ली परिवार से खिलवाड़ करना उचित नहीं है। श्री हो ने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, बल्कि केवल चेन पिंगोन को याद दिलाया। दादाजी हो, मैं भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, चेन पिंगोन ने शरारती अंदाज में कहा और अचानक उन्हें फिर से दादाजी हो कहकर पुकारा।
आप सही कह रहे हैं, आप भी हल्के में लेने लायक नहीं हैं। श्री हो जोर से हंस पड़े। उन्हें चेन पिंगोन का उन्हें दादा हो कहकर बुलाना बहुत अच्छा लगा। उम्र के हिसाब से वह चेन पिंगोन के दादा होने के लिए काफी बड़े हैं। वैसे आपने काफी समय से टिंगटिंग से मुलाकात नहीं की है। वह लड़की आपको बहुत याद करती है। क्या आप आज रात खाली हैं? क्या आप उससे मिलने जाना चाहेंगे? श्री हुआ ने फिर पूछा। हो टिंगटिंग श्री हो की पोती हैं। उन्हें जन्मजात हृदय रोग है जिसका इलाज अन्य चिकित्सा विधियों से संभव नहीं है और केवल चेन पिंगोन ही उनका इलाज कर सकते हैं। चेन पिंगान ने इससे पहले भी एक बार हुआओ टिंगटिंग पर इस उपचार उपकरण का प्रयोग किया था और इसका प्रभाव उत्कृष्ट रहा था। इसलिए श्री हुआओ ने चेन पिंगोन के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया। क्योंकि चेन पिंगोन के चिकित्सा कौशल हुआओ परिवार के लिए उपयोगी हैं। हुओ परिवार और ली परिवार बहुत पास रहते हैं। कार से वहां पहुंचने में केवल कुछ मिनट लगते हैं। आज ली परिवार में काफी चहल पहल थी। आखिरकार ये ली परिवार के मुखिया ली झाओफेंग का 70वां जन्मदिन का भोज था और यहाँ आने वाले सभी लोग प्रमुख हस्तियां थीं। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो दृश्य कितना जीवंत रहा होगा। चेन पिंगान ने यहाँ कई परिचित चेहरे देखे। बात यह नहीं है कि चेन पिंगोन इन सभी लोगों को जानती है, बल्कि यह है कि ये सभी लोग टेलीविजन और अखबारों में दिखाई दे चुके हैं। इसलिए चेन पिंगोन उन्हें जानता है, लेकिन वे चेन पिंगोन को नहीं जानते। जहां तक मशहूर हस्तियों की बात है, वे आपको यहाँ शायद ही कभी देखने को मिलती हैं। इन धनी लोगों के लिए मशहूर हस्तियां सिर्फ अभिनेता हैं। आम लोग मशहूर हस्तियों को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन मशहूर हस्तियों को तो ऐसी जगहों पर आने का अधिकार भी नहीं है। वे मुख्य द्वार से भी अंदर नहीं जा सकते। ली परिवार के मुखिया ली झाओफेंग ने हवेली के प्रवेश द्वार पर मेहमानों का स्वागत किया। उनके कई बेटे उनके साथ थे। लिमिनकांग भी उनमें से एक है। इसी क्षण ली मिनकांग ने चेन पिंगोन को देखा और उसका क्रोध भड़क उठा। हालांकि चेन पिंगोन के बगल में श्री हुआ को देखकर ली मिनकांग केवल अपनी नाराजगी को दबा सका। ली झाओफेंग ने भी चेन पिंगोन को देखा। ये स्पष्ट था कि वह चेन पिंगोन को जानता था, क्योंकि उसने चेन पिंगोन की तस्वीरें और जानकारी देखी थी। चेन पिंगोन को आते देख वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, लेकिन उसका चेहरा हमेशा की तरह सौम्य और परिष्कृत बना रहा। ऐसा लगता है कि चेन पिंगोन के आने के बाद से कुछ भी नहीं बदला है। ली झाओफेंग ने श्री हुओ का गर्मजोशी से अभिवादन किया, फिर अपनी नजर चेन पिंगोन की ओर घुमाई। ये जरूर श्री चेन होंगे। मैं लंबे समय से आपके नाम का प्रशंसक रहा हूँ। ली झाओफेंग ने सौम्य स्वर में बात की। उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी, जिसमें दुर्भावना का कोई संकेत नहीं था। वह तो सचमुच एक अनुभवी लोमड़ी है। चेन पिंगन ने मुस्कुराते हुए ली झाओफेंग का अभिवादन किया। श्री ली, मैं लंबे समय से आपके नाम का प्रशंसक रहा हूँ। आज बिना बुलाए आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, चेन पिंगोन ने मुस्कुराते हुए कहा। श्री चेन का यहाँ होना मेरे लिए सम्मान की बात है। जब भी मौका मिले, आइए अच्छी बातचीत करें, ली झाओफेंग ने मुस्कुराते हुए कहा। अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद चेन पिंगोन श्री हुओ के पीछे पीछे हवेली में प्रवेश कर गए। दोनों के बीच का माहौल शुरू से अंत तक बेहद सौहार्दपूर्ण बना रहा, जिसमें शत्रुता का कोई नामोनिशान नहीं था। लेकिन चेन पिंगान और ली झाओफेंग दोनों जानते थे कि उनके बीच के संघर्ष को सुलझाना इतना आसान नहीं था। ली झाओफेंग एपिस्टार कंपनी को पाने की लालसा रखता था, और जब तक उसे वो कंपनी हासिल नहीं हो जाती, तब तक वह हार नहीं मानेगा। इसके अलावा वह समस्याओं को जड़ से खत्म करने के सिद्धांत को अच्छी तरह समझते थे।
चूंकि उन्होंने चेन पिंगोन की कंपनी पर अपनी नजरें जमा ली हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से चेन पिंगोन को जाने नहीं देंगे। उसकी पिछली योजना चेन पिंगोन को बहला फुसलाकर अपने पास बुलाने की थी। अब जबकि चेन पिंगोन वास्तव में सफल हो चुका है, उसकी योजना और उसका लक्ष्य पूरा हो चुका है। अब हम गंभीरता से काम कर सकते हैं। ली झाओफेंग को आत्मसंतुष्टि का एहसास हुआ। उन्होंने चेन पिंगोन को भी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने चेन पिंगोन की सभी सूचनाओं की जांच की थी। चेन पिंगोन का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही साधारण लोग थे। चेन पिंगोन का एकमात्र पृष्ठभूमि संबंध श्री हुआओ से है। कुछ जानकारी ऐसी थी जो उसे नहीं मिल पाई, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक चेन पिंगोन मारा नहीं जाता, तब तक चेन पिंगोन की पृष्ठभूमि कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति की मौत से समग्र स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। चेन पिंगोन भी यही सोचती थी।